हाय, वेलकम टू फ्लर्टिंग विद द फिश। मेरा नाम है सोनिया चौकसी। आज का हमारा पॉडकास्ट मेरे जैसे हर उस इंसान के लिए है जो इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब यूज़ करता है। क्या आप भी वो हो? आई एम श्योर आप वो भी होगे जो कि हर बात को एकदम से बिलीव नहीं कर लेते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है, आप ज़रूर उसको डबल चेक करते हो, क्योंकि हम सबको पता है कि सारी चीज़ें एकदम करेक्ट नहीं होती हैं। बिल्कुल सही। अब आज का पॉडकास्ट आपको इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि हमारे गेस्ट हैं विजेता दहिया, जो कि बहुत बड़े रिसर्चर हैं बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स के साथ। और वो हमें ये बताने वाले हैं कि कोई भी कंटेंट को कैसे फैक्ट चेक करें, उस स्टेप के बाद भी जब आपको लगता है कि अब हो गया। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में बैठ जाती है, हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेती है और हमारे एक्शंस उससे ड्राइव होते हैं। बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास जो किसी एक टॉपिक के ऊपर आर्ग्यू करने ही लग जाते हैं, और वो कहाँ से उनका सोर्स होता है, या तो व्हाट्सएप से आया या यूट्यूब से आया, कहीं ना कहीं उन्होंने देखा। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए आपको अपना फैक्ट चेक बहुत मजबूत करना होगा। तो आइए सुनते हैं विजेता से कैसे करा जाए। वेलकम विजेता। थैंक यू सोनिया जी। आई होप कि ये जितनी हमारी मिथ्स हैं और जितनी हमारे कंफ्यूजन्स हैं और जितना हम हवा में उड़ते भी हैं कंटेंट क्रिएशन को लेके, आज आप उसको बैलेंस कर पाए। जरूर, मेरी Thank यही you. कोशिश रहेगी जी। सो लेट्स जंप राइट इन। या इतना सारा सोशल मीडिया पे जो कंटेंट है, ट्रस्ट कैसे करें कि क्या सही है क्या नहीं? देखिए, कोई भी चीज़ है उसकी रेपुटेशन धीरे धीरे बिल्ड होती है। तो उस रेपुटेशन के हिसाब से आप देखिए, भले ही और लोग जो कह रहे हैं वो आप छोड़ दीजिए, आपके खुद के दिमाग में उसकी क्या रेपुटेशन है, बेशक आप उसी के हिसाब से चलिए कि आज तक आपने इस अखबार में कितनी क्या झूठी खबरें पढ़ी हैं। एक और अच्छा साइन क्या है कि अगर कोई गलती कर देते हैं, गलती क्योंकि हो सकती है, तो जो एक ट्रस्टेड सोर्स है ना, वो हमेशा इसको एक्नॉलेज करते हैं कि ये, जैसे अखबारों में भी आपने देखा होगा जो रेप्यूटेड अखबार है, कि पिछले हमसे कल ये ऐसे ऐसे छप गया था, लेकिन ये ऐसे नहीं, ऐसे है, तो अपॉलॉजी इश्यू करते हैं। तो दिस इज आल्सो गुड साइन। बट क्या ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में भी होता है? या डिजिटल दे प्लेटफॉर्म्स ओन में, इट अप? या दे डू ओन इट अप। एटलीस्ट जो सही लोग हैं तो वो तो करते हैं। तो देर आर फ्यू पीपल आई वर्क विद, तो पिन कमेंट में जैसे हम लिख देते हैं कि इसमें हमसे इनएडवर्टेंटली ये प्रॉब्लम हुई, ये गलती हुई, और ये ऐसे नहीं ऐसे है, एंड पीपल अप्रिशिएट इट। सो अब जैसे कि जब हम खाली टीवी और रेडियो देखते थे तो और लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं हमें कुछ पता नहीं चलता था, राइट? इज वन वे ट्रैफिक। उन्होंने बोला, हमने सुना, बात खत्म, राइट? बस सोशल मीडिया पे जितना ही कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ में उसके कमेंट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट? एग्जैक्टली। कमेंट्स पे कुछ लोग हैं जो कि जेन्युइनली अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग सेटअप करे जाते हैं, यू नो, कि किसी दूसरे का कंटेंट को बिगाड़ने के लिए। कमेंट्स जब नेगेटिव आ रहे हैं तो मैं एज अ थर्ड पर्सन क्या मानूं उस चीज को? देखिए, जैसे आजकल इस तरीके से भी एक पूरा फैक्ट्री चल रही है कि जाओ यार इस वीडियो पे कुछ कुछ उल्टा सीधा बोलो, ठीक है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है कि आप वो कितनी देर तक कर सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली इट विल शो, जो कुछ लोग तो जो हैं प्रॉपर पॉइंट आउट करेंगे कि यार इन्होंने इस लाइन पे, इस मिनट, इस सेकंड पे ये चीज गलत बोली, ठीक है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि गलत बोली है नहीं बोली है। क्रॉस चेक कैसे करें? एक तो मान लीजिए आप वेबसाइट जैसे इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, इतने सालों से अखबार चल रहे हैं, कोई हमने ऐसा सुना भी नहीं है कि भाई कोई मेजर उन्होंने कभी झूठी खबर फैलाई हो। तो दैट इज, वी कैन से, ट्रस्टेड सोर्स, ठीक है। बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे है, इकोनॉमिक टाइम्स है, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं कि आपको उसके से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। इनफैक्ट अब बहुत सारे तो ये भी करते हैं कि फैक्ट चेक के भी कई सारे हैं, जैसे स्क्रॉल का है, क्विंट का है, पीटीआई वालों का है, द लल्लन टॉप का आता है पड़ताल। तो कई सारी ऐसी झूठी खबरें आपको वहाँ से भी पता चल जाती हैं। आप सही कीवर्ड्स अगर डालोगे, जो भी आपको कुछ अजीब सा लगे कि इज दिस ट्रू, ऐसा ऐसा हुआ, तो आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे, आप उससे देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम एक्चुअली आती है कि फैक्ट चेक लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों का एक कंफर्मेशन बायस है कि यार जो मुझे ना बात सही लग रही है तो उस चीज को मैं फटाक से मान लेता हूँ, और जिसको मैं नहीं मानना चाहता तो नहीं मानना चाहता। तो ज्यादातर लोग क्या है, फैक्ट चेक करते ही नहीं है। अगर करना चाहे तो इतना मुश्किल नहीं है। अमेजिंग पॉइंट। अगर ये बात ऑडियंस पे डिपेंड कर गई, यू नो, कि मैं फैक्ट चेक करना ही नहीं चाहती हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि जो बनाने वाला है वो रिस्पॉन्सिबल है एक फेक न्यूज बचाने के लिए, या ऑडियंस रिस्पॉन्सिबल है?
नहीं देखिए, जो बना रहे हैं वो तो है ही, क्योंकि वो जानबूझ के चीज अगर कर रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे तो वो तो है ही। और ऑडियंस इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि भाई आपको सच चाहिए, या आपके लिए झूठ भी ओके एज लॉन्ग एज इट इज अपीजिंग यू। और इसमें ना लोग फिर ये नहीं देखते कि ये उनके साथ कितना नुकसान हो रहा है। भले ही आप चीज तो ऐसी ले रहे हो जो आपके माइंड को अपीज कर रही है, लेकिन यू आर फिलिंग योर माइंड विद अ लॉट ऑफ लाइज। झूठ आप अपने दिमाग में भरते जा रहे हो। कोई भी इंसान हो, चाहे उसकी कुछ भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, कुछ भी हो, पर सच से अगर कोई डर रहे तो फिर उसके दिमाग के साथ किसी ने कुछ लोचा कर दिया। पर शायद उसको पता ही ना हो कि वो सच से भाग रहा हो, उसके लिए वही सच हो। हाँ, तो इसीलिए हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हर चीज को सच ना माने। स्पेशली कई ऐसे क्लेम्स होते हैं कि कुछ भी अचानक से ऐसा क्लेम आ जाएगा, आउटलैंडिश क्लेम जो होते हैं, तो उनको तो डेफिनेटली फैक्ट चेक कर लेना चाहिए। जैसे व्हाट्सएप पे अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि एक शहर में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी के लोगों को पूरा खाली कर दिया है, ठीक है, और इतने सारे वहां पे मर्डर्स हो गए हैं, वो गए हैं कि उसमें कुछ था कि 1200 लोग मार दिए गए हैं पिछले 6 महीने में। तो मतलब विच इज जस्ट टोटल नॉनसेंस। लेकिन अब चक्कर क्या है ना कि लोगों के कुछ के दिमाग में हेट चल रही है, तो देखते नहीं वो, अच्छा अरे हाँ वो पहले से ये है कि हाँ यार हम खतरे में है, वो है, तो कुछ भी मान लेते हैं। तो इस तरीके से फिर आप इतने पैरानॉइड होते जाओगे, इतना डिस्ट्रस्ट, इतना हेट आपके अंदर हो जाएगा, तो पीपल आर नॉट सीइंग कि यार तुम अपनी ही एस्थेसी कर रहे हो, यू आर मेकिंग योरसेल्फ अ हेटफुल पर्सन, अ नेगेटिव पर्सन। राइट। और क्या इसमें से पॉसिबल है, आपने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि कुछ लोग ये हेटफुल कंटेंट कंज्यूम करते करते हेटफुल क्रिएटर्स बन जाते होंगे? डेफिनेटली है, डेफिनेटली हेटफुल क्रिएटर्स ही नहीं होते, बट उनकी पर्सनल लाइफ में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं ना कि मैं अपनी लाइफ को कंपार्टमेंटलाइज कर लेता हूँ कि यार ये मेरा एक पर्सनल, ये मेरा एक पॉलिटिकल, ये स्पिरिचुअल। तो पर्सनल में मैं बहुत लवी डवी रहूंगा, पीसफुल रहूंगा, पॉलिटिकल में मैं किसी को गालियां दूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हमारे ह्यूमन माइंड इट डज नॉट वर्क दिस वे। ऐसा नहीं हो सकता कि यार ट्विटर पे मैं गालियां दे के आ रहा हूँ 20 लोगों को, और अचानक से घर आते ही मैंने अपना स्विच ऑन किया पीस वाला, और मैं अचानक से पीसफुल आदमी बन गया। वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एक जगह पे इंसेंसिटिविटी लाओगे, इट विल परकोलेट इनटू योर एंटायर लाइफ। आप अंदर से आप वही इंसान हो, तो इट विल अफेक्ट योर रिलेशंस, इट विल अफेक्ट योर लाइफ। वो डेफिनेटली होगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नेगेटिव कंटेंट बना रहा है या उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर उसको वो नहीं भी समझ में आ रहा है कि मैं नेगेटिव बना रहा हूँ, तो अपनी जिंदगी में झांक के देख लो। बिल्कुल, जस्ट एट अ वेरी पर्सनल लेवल। जो बना रहा होता है उसको तो सब समझ में आ रहा होता है बस देखने वाला जो है वो आई थिंक ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। बनाने वाला क्योंकि वो थोड़ा तो रिसर्च करता ही है ना। और कई लोग तो ऐसे हैं कि जो दिखने में उनका पूरा रिसर्च होता है, वो है। तो जब भाई इतना तुमने रिसर्च कर लिया तो तुम थोड़ा और रिसर्च कर सकते थे, तुम्हें सच पता चल सकता था। तो उसी से दिखता है कि हाँ ये जानबूझ के झूठ फैला रहे हैं, जानबूझ के नफरत फैला रहे हैं। गलती से अगर आप कभी ये सोच आपके दिमाग में आ गई कि मैंने आज तक दुनिया को क्या दिया, यू विल बी गॉन। आपका दिमाग बर्स्ट हो जाएगा। अगर मैं एक क्रिएटर हूँ तो ये कभी भी हो सकता है कि कुछ फैंस होंगे और कुछ एनिमीज होंगे, राइट? इग्नोर करना एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है? देखिए, एक तो चीज है कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई इसने ट्रोल किया, ठीक है, तो यहाँ पे ना हमें एक चीज को समझने की जरूरत है कि ट्रोलिंग एक चीज है, क्रिटिसिज्म एक दूसरी चीज है, ठीक है। अब कई लोग हैं वो क्रिटिसिज्म को ही नहीं ले पाते और फिर वो सब कहते हैं कि तुम ट्रोल हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि जो आदमी आपको कुछ कह रहा है वो सही फैक्ट पे काउंटर कर रहा है क्या। अगर ऐसा है तो देन आई थिंक यू हैव टू बी हम्बल एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ फीडबैक। ट्रोल क्या होते हैं कि वो बस गालियां दिए जा रहे हैं, अरे तू झूठा है, वो है, कुछ आपको फैक्ट नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे, कुछ भी मतलब बोले जा रहे हैं। तो उसका बस ये है कि भाई आप खुद को अफेक्ट ना होने दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है कि आम तौर पे एक आदमी को किसी एक ने भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा कि भाई आपके लाखों फॉलोअर्स हैं तो उसमें हजारों कमेंट्स भी ऐसे आएंगे, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। तो उसका एक तरीका तो यही है कि हाँ आप उनको रिपोर्ट करो, ब्लॉक करो। कोई इसमें ज्यादा ब्रेवरी या वो नहीं है कि मैं किसी को ब्लॉक नहीं करूंगा। भाई रियल लाइफ में भी तो यही होता है ना, कोई आदमी आपको उल्टा सीधा बोल रहा होता है
तो यू ब्लॉक दैट पर्सन कि यार You don't नहीं talk नहीं to मिलना them. इससे। तो यही चीज आपको वहां पे भी करनी चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आई थिंक इट्स द मोस्ट पीसफुल, मोस्ट डेमोक्रेटिक वे। तो कि जिस रिस्पॉन्ड ना करने के बजाय उनको इग्नोर या ब्लॉक कर देना इज अ बेटर थिंग। या उनको रिपोर्ट करो, रिपोर्ट भी करो, ताकि क्या मतलब होता है रिपोर्ट करने से? रिपोर्ट करने से है कि जैसे इंस्टाग्राम को बार बार उनकी मान लीजिए 20 रिपोर्ट्स मिली कि यार ये बंदा बार बार किसी को गालियां देता है, हैरेस करता है, तो उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। होता है ऐसा? होता है, बिल्कुल होता है। मतलब इंस्टाग्राम फिर बाद में रिपोर्ट भी भेजते हैं कि हाँ इस यूजर को आपने रिपोर्ट किया था, इस पे हमने ये एक्शन लिया है, इसका अकाउंट सस्पेंड हो गया। बट जब अगर मैं किसी को रिपोर्ट कर रही हूँ तो मुझे ये पता नहीं कि बाकी और 15 लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, बट अपना काम तो करो। हम तो अपनी तरफ से करें तो ना। करो। वो बार बार ऐसा करेगा और लोग भी करेंगे तो वो होगा। तो इन दिस वे वी मेक सोशल मीडिया अ मोर पीसफुल प्लेस। ऐसा नहीं है कि हम किसी की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ले रहे हैं, नहीं। क्योंकि फ्रीडम क्या है कि वो किसी और की फ्रीडम ना छीने। राइट। ये नहीं कि भाई मैं किसी को गालियां दे रहा हूँ कि तुमने ऐसे कैसे बोल दिया और मेरी फ्रीडम है मैं गालियां दूं, नहीं। मतलब फ्रीडम इज एसेंशियली दैट व्हिच कैन बी एंजॉयड बाय ऑल। करेक्ट। मेरी फ्रीडम अगर किसी और की फ्रीडम छीन रही है तो ये फ्रीडम नहीं है, ये फिर गुंडागर्दी है, बदमाशी है। बिल्कुल, है ना। तो इन दिस वे वी मेक इंस्टाग्राम और ट्विटर और यूट्यूब अ मच मोर सेफर प्लेस जहाँ पे कोई भी अपनी बात कह सकते हैं। या तो हम स्पेक्टेटर होते हैं, या हम इन्फ्लुएंसर होते हैं, या हम एक ऑर्गेनाइज क्रिएटर होते हैं, लेट्स से फिल्म मेकर कह देते हैं, राइट। सो आज के टाइम में इन तीनों की आपके हिसाब से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप कुछ ऐसा दो लोगों को जिससे उनकी लाइफ में कुछ बेटर हो, देश में कुछ बेटर हो। ठीक है। अभी लोगों के लिए ये चीज कि देशभक्ति और ये लोगों को लगता है बड़ी इम्प्रैक्टिकल चीज है। तो क्या 15 अगस्त 26 जनवरी आया तो सब फिर देशभक्ति के गाने चलाएंगे और फिर बाकी सब टाइम पे आप जस्ट कोई गाना भी चला दो तो लोग अरे यार आज क्यों चलाए गाना, आज तो दिन नहीं था। आज तो दिन नहीं था। तो सेम लाइक जैसे मदर्स डे, फादर्स डे वगैरह होते हैं, तो ऐसे ही हमने इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे को बना दिए। लेकिन देशभक्ति देखिए वही है कि हर टाइम पे आप कुछ भी देश में कुछ गलत ना फैलाएं, है ना। और इन्फ्लुएंसर के उसमें भी बात वही है कि क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि वो देश की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या एटलीस्ट प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। क्योंकि पहला सॉल्यूशन तो यही होता है ना कि आप प्रॉब्लम को डायग्नोज तो करो। डायग्नोज करोगे बीमारी को तभी उसका इलाज होगा, है ना। तो क्या आप लोगों के मुद्दे उठा रहे हो, ठीक है, मे बी, या आप एंटरटेन कर रहे हो क्या, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भाई चलो कोई एंटरटेन हो रहा है इस चीज को देख के, और वो एंटरटेनमेंट कोई माइसोजिनी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, मे बी इट्स अ क्लीन काइंड ऑफ कॉमेडी। ऐसा नहीं कि वो कल्चर को बिगाड़ रहे हैं। तो अगर आप एंटरटेनमेंट दे रहे हो या कुछ आप पॉलिटिकल न्यूज दे रहे हो, आप सटायर कर रहे हो, कुछ भी, लेकिन वो कुछ क्वालिटी का होना चाहिए। स्मॉल माइंड्स डिस्कस पीपल। तो इसी से आप देख लो कि क्या कुछ आइडिया डिस्कस हो रहे हैं, क्या आपके माइंड को कोई नई नॉलेज मिली या एंटरटेनमेंट मिला, तो क्या एक अच्छा एंटरटेनमेंट मिला, लाइक जहाँ पे कुछ फिल्में होती हैं लाइक दे आर वेरी फिल्मसी, ठीक है, या कुछ वीडियोस होती हैं आजकल, कॉमेडी वीडियोस बहुत चल रहे हैं, है ना, 20-20 सेकंड की, थोड़ा सा हंस लिए लोग, फॉरवर्ड करे जा रहे हैं। जस्ट कंपेयर दिस टू अ फिल्म कि आपने 2 घंटे की एक फिल्म देखी एंड द फिल्म टचेस योर हार्ट, इट एनरिचेस यू इमोशनली। तो एक तो नॉलेज वाली बात हुई, एक दूसरे की कुछ चीजें आपको इमोशनली एनरिच करती हैं, छू के जाती हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं ना गूज बम्प्स, आजकल के मुझे लगता है कि गूज बम्प्स आना ही लोगों को बंद हो जाने वाले हैं कि गूज बम्प्स आना क्या होता है। क्या आपने कभी ऐसा म्यूजिक सुना है जिसको सुन के गूज बम्प्स आ जाए, या कोई ऐसी बात सुनी है कि आपको सुन के गूज बम्प्स आ जाए? नए कंटेंट में तो मुश्किल है। तो सब कुछ ही इतना सुपरफिशियल, मतलब किंडर जॉय टाइप का कंटेंट है, पॉपकॉर्न कंटेंट है कि बस देख लिया। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों के अंदर एक बोर्डम आती जा रही है कि वो कुछ भी फोकस ही नहीं कर पा रहे। बोर्डम को किल करने के लिए और चाहिए और ज्यादा वो कर रहे हो, क्योंकि बोर्डम में आप सबसे लोएस्ट अपने इमोशनल स्टेट में होते हैं, आप खुद निकल भी नहीं पाते हो, आप निकल भी नहीं पाते, तो आप उसी में फंसे। बिल्कुल। और वो आपके फंसे में दूसरे लोगों का फायदा है, सबका फायदा है, क्रिएटर का, इसी की वजह से एक फैटीग हो रही है, एक लोनलीनेस है। लोनलीनेस आज के टाइम में इतना बड़ा टॉपिक हो गया, ठीक है। लोग डिप्रेस हो रहे हैं, उनको समझ भी नहीं आ रहा है डिप्रेस क्यों हो रहा हूँ। पूरे दिन तो मैं कंटेंट देख रहा हूँ, मजा ले रहा हूँ, फिर मैं डिप्रेस क्यों हो रहा हूँ, बट दिस इज द रीजन। जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, वही वो चीज हो रही है। व्लॉग्स हैं, रोस्ट है। अब रोस्ट वीडियोस भी क्या है कि भाई मैंने किसी को गालियां दी, ये है वो है, ठीक है। मतलब आई एक्नॉलेज रोस्टिंग एज अ फॉर्म, ठीक है, लेकिन उसमें भी तो ये होना चाहिए ना कि आप किस चीज को रोस्ट कर रहे हो और किस हद तक कर रहे हो, और किस हद तक कर रहे हो, किस लैंग्वेज में कर रहे हो,
ठीक है, आप उसको रोस्ट करने के लिए कोई कुछ आपके पास लॉजिकल चीज है क्या है, लेट्स से कि एक बेकार कंटेंट बन रहे हैं, है ना, आप उसके बारे में बात कर रहे हो कि यार ये बेकार क्यों है या क्या है, या लेट्स से कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जो गलत है, तो एक तरीके से तो ये भी एक रोस्ट है, ठीक है, कि आप उस पॉलिसी का बता रहे हो इसमें ये गलत है, और उसको मैं भी थोड़ा फनी वे से बताते हो और लोग एंगेज होते हैं, है ना, तो एक तो ये चीज है। या कोई ऐसा नया ट्रेंड अगर मान लीजिए चल पड़ा, ठीक है, आजकल कुछ भी जैसे ट्रेंड चल पड़ते हैं, कुछ भी हो जाता है कि कोई मतलब मैगी के अंदर रसगुल्ला मिला रहा है, कोई कुछ कर रहे है, कुछ भी नॉनसेंस चल रही है, आप मे बी ऐसी किसी नॉनसेंस ट्रेंड को रोस्ट कर रहे हैं, तो स्टिल कि आप एक सही पर्सपेक्टिव बेसिकली सोसाइटी में ऐड कर रहे हो कि यार ये चीज बकवास है जो ये आज के टाइम में चल रही है, तो रोस्टिंग भी अपने आप में एक सही चीज हो सकती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे इसने ये गाना गाया है, कैसी शक्ल है, इसको तो मैं ये भी ना करूं वो भी ना करूं, तो फुल उसमें क्लासिस्ट स्टेटमेंट्स हैं, इतना ज्यादा आप उनको गालियां दे रहे हो, फिर आप कह रहे हो इट्स जस्ट फॉर फन, तो ये क्या मतलब आपका आइडिया ऑफ फन हुआ कि किसी को गालियां दी जा रही है, आप उसमें मजा ले रहे हो, तो दिस इज काइंड ऑफ अ सैडिस्टिक एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली, ठीक है, तो एक सैडिस्टिक मजा आपको मिल रहा है, एक वॉयरिस्टिक आपको मजा मिल रहा है, गॉसिप का मजा मिल रहा है, तो ये मजा नहीं है, ये मजा आपके लिए एक सजा है। और आपको खुद ये देखना होगा कि अगर आप ये कर रहे हो तो आप किस तरह के इंसान हो, किस तरीके के इंसान हो, आप पैसे के लिए मतलब इतने लो लेवल की घटिया चीजें कर रहे हो। इसका मतलब ये भी हुआ कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस है आप किसी और तरह से तो पैसे कमा सकते हो। हाँ, राइट, मतलब अगर आप एकदम लोएस्ट वाला काम कर रहे हो तो देन यू वेरी कॉन्फिडेंट कि किसी और तरह से तो कुछ होने वाला नहीं है, मुझ में है नहीं, बिल्कुल एक्नॉलेज कर लो भाई, यू नो, एटलीस्ट एक्नॉलेज करने से नेक्स्ट स्टेप तो ये है कि कोई रास्ता तो खुलेगा, रास्ता निकलेगा, सही बात, बट नॉट दिस। बट आई थिंक यू नो लाइक ये मैं और आप बात कर रहे हैं, बट मैक्सिमम लोग इतना सोचने की जहमत ही नहीं उठा रहे हैं क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जा रहा है। तो देखिए, मैं तो एक चीज कहता हूँ हमेशा कि अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आपको दुनिया के बदलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं इंतजार करना कि पूरी दुनिया कब बदलेगी, आप अपनी लाइफ में तो लो ना एक्शन। तो जितने लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि सबको अरे यार क्या बात कही, अब से मैं ये हो गया, बट लेट्स एक्सेप्ट कि मतलब मे बी कुछ 10-20% लोगों के अगर थॉट में ये बात जाती है कि हाँ यार मुझे अपने दिमाग को कूड़ेदान नहीं बनाना, ये नहीं कि जो भी सामने आ गया, सामने क्या आ रहा है आपने एक बार देखा, बार बार वही चीज दिख रही है। तो एल्गोरिदम जो है, लोग कहते हैं कि एल्गोरिदम बहुत गलत है, आपको पुश करता है उसी चीज में, बट उसी एल्गोरिदम को यू कैन यूज इट टू योर एडवांटेज। कैसे? आप एक बार एक अच्छी चीज देखो, एल्गोरिदम को समझ में आ जाएगा कि यार ये तो ये चीज देख रहे हैं, तो आपको सही चीजें दिखाएगा। क्वालिटी और क्वालिटी के साथ उसमें एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी होना है। पॉइंट ऑफ व्यू होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भी अपने आप में आई थिंक एक टास्क है कि भाई कोई चीज अखबारों में छपी, ठीक है, जैसे कोई इंटरनेशनल मैगजीन में कोई रिपोर्ट छपी, अब वो आम लोगों तक इजीली एक्सेसिबल नहीं है, है ना, मैंने उसको सिंपल हिंदी में लोगों तक बता दिया, ठीक है, तो ये भी मैंने कुछ वैल्यू एडिशन किया ना, तो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आप भरे जा रहे हो, इतने सारे लाखों वेब पेजेस बन गए, इतने सारे क्रिएटर्स आर जस्ट एडिंग टू द नॉइज, कॉपी ऑफ अ कॉपी, राइट। जैसे एक कल ही मैंने किसी का कुछ देखा, तो सी हाउ इट गोज लाइक अ चेन। एक लेट्स से कि हनी सिंह बादशाह ने कोई एक बकवास गाना बनाया, ठीक है, कुछ गाना था कि वो मैं हूँ शिकारी, खा जाऊंगा तुझे सारी की सारी, तो जो बिल्कुल वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। अब कई लड़कियों के दिमाग में अब बार बार ऐसे गाने आते हैं, बादशाह के भी आते हैं, हनी सिंह के भी आते हैं, तो मैनी गर्ल्स, बिकॉज वो भी 17-18 साल की लड़की है, ठीक है, बार बार ऐसा देख रही है, वो भी खुद को एक ऑब्जेक्ट की तरह मानने लग जाती है, राइट। फिर कोई लड़की क्या है, जैसे पूनम पांडे ने कुछ वो किया था कि मैं कपड़े उतार दूंगी, उसकी वजह से वो फेमस हो गई, तो लड़कियों को क्या लगता है, अरे यार ये तो फेमस हो गई, ये करने से फेमस हो गई। अब इंस्टाग्राम पे क्या है, इतने सारे आप इस टाइप का वो देख रहे हो कि मतलब गर्ल्स दे आर एक्सपोजिंग देयर बॉडी, फिर किसी लड़की ने ये किया, फिर एक जिसका मैं वीडियो देख रहा था, एक यूट्यूबर है, वो क्या कह रहा है कि मैं अपनी मम्मी को ऐसी रील्स दिखाऊंगा और वो इस पे रिएक्ट करेंगे। अरे भाई एक बकवास चीज है तो तुझे उस पे रिएक्ट क्यों करना है, ठीक है, तो वो अपनी मदर को दिखा रहे हैं, उसकी मदर यही कह रही है कि अरे ये क्या बकवास है,
पर तुम ये चीज कर ही क्यों रहे हो? ठीक है, उस पे कितने व्यूज? 3.5 मिलियन व्यूज। उसको फिर कट करके कोई और कर रहे हैं। तो मतलब एक आदमी ने कुछ गार्बेज की स्टार्टिंग करी और फिर उसको रिसाइकिल कर करके कोई उस पे रिएक्शन वीडियो बना रहे, कोई रील बना रहे, कोई उस गाने पे कुछ और वो कर रहे हैं। तो इस सब का क्या फायदा? What is the psychology of such people? पैसा और फेम, बाय हुक और बाय क्रू, किसी भी कॉस्ट पे। तो उनका दिमाग ये नहीं चलता कि मुझे दुनिया को कुछ देना है। उनको ये है कि मुझे चाहिए, मुझे मर्सिडीज लेनी है, मुझे BMW लेनी है, इतना पैसा आ जाए, ये हो जाए। और ऐसा उनको क्या पता होता है कि जैसे उनको लगता है कि पैसा और फेम आ जाएगा, ये सब करने से होता है? लोगों को पैसा आ ही जाता है। कैसे? ऐसे कैसे पैसे बनते हैं? बेसिकली देखो, आर्ट में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। पहला ये कि लोगों का जो माइंडसेट है आप उसको केटर करो। राइट। माइसोजिनी फैली हुई है, आप लोगों को माइसोजिनिस्टिक कंटेंट दो। सोसाइटी में लोग लड़की को ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं, आप वैसा ही कंटेंट दो। ठीक है। दूसरे लोग क्या होते हैं, वो इसको चैलेंज करेंगे, वो आपको आईना दिखाएंगे। तो इस तरीके का कंटेंट लोगों के लिए इजीली कंज्यूमेबल नहीं होता, क्योंकि आपके ऊपर कोई सवाल उठा रहे हैं। बट अल्टीमेटली दिस इज द कंटेंट व्हिच यू शुड वॉच, क्योंकि इससे आपके माइंड में कुछ बेटर हुआ ना, आपकी लाइफ में कुछ बेटर हुआ, जिसे हम थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट कहते हैं। तो हमेशा ऐसा देखने को मिला है कि जो पहले वाला है, घास डालने वाला लोगों की मानसिकता को, वो सुपर हिट होता है वो कंटेंट, और जो दूसरे वाला है वो इतना सुपर हिट नहीं होते यूजुअली, कि उसमें दिमाग लग जाता है ना, फिर उसमें दिमाग लग जाता है। और फिर जो आपका एक होता है ना कि मजा, कि बस वही कुछ नहीं मैंने सोचा और वही जो मेरे आइडियाज हैं, मुझे वही वैलिडेशन मिल गई, है ना। कि मैं लड़कियों को ऐसे देखता हूँ, अब ये हीरो भी ऐसे देख रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि अरे वाह यार, मेरे जैसा ही कैरेक्टर क्या, और हीरो है और स्क्रीन पे, और लोग इसके लिए तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सही होगा, कहीं ना कहीं सही होगा। तो एक वो वैलिडेशन मिल जाता है। अब एनिमल फिल्म जैसे अभी आई, तो उसमें क्या था, यही था कि लोगों के एक अंदर है ना कि एक वायलेंस है, इसको मार दो, उसको मार दो, है ना, पूरी दुनिया मेरी जूती के नीचे, है ना। तो उसमें किसी ने वही वैसा ही दिखा दिया, तो फिर लोग तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, पूरा अंदर का वो निकल के आ गया। और इतना बड़ा वैलिडेशन है, इतना बड़ा वैलिडेशन, अब बड़ी स्क्रीन पर दिख रहे हो, वही करता हुआ बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, तो शुड बी ओके। बट पॉइंट ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ अच्छा बनाओगे तो हमेशा ही फ्लॉप होगा। चैलेंज क्या है कि अच्छा बनाते हुए हाउ यू कैन बी क्रिएटिव, ताकि लोगों को एंटरटेनिंग भी लगे। और यही आई थिंक ब्यूटी है ऑफ समबडी लाइक राजू हिरानी, कि उन्होंने मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्म बनाई, मेगा सक्सेस, ठीक है, और किस तरीके से एक पूरा इन्होंने कहानी बुनी। तो उसके लिए लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, उसमें टैलेंट चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, वो मतलब वो रेयर है थोड़ा, बिल्कुल, बहुत इजीली नहीं होता, उसको आपको ग्रूम करना होता है, तब आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है ना, कि लोगों को आप कैसे हुक्ड रखो। वो लोगों में होता नहीं, इसलिए शॉर्टकट क्या है कि मैं हूँ शिकारी बेबी, खा जाऊंगा तुझे सारी की सारी, मैं हूँ वो लड़का जिससे वॉर्न करती है तेरी माँ, आजा बेबी मेरी बाहों में आ। मतलब इस टाइप का फिर लड़कियों को बिकिनी पहना के कर दिया खड़ा है, कोई हाथ में बंदूक ले ली, स्विमिंग पूल में हो गए, यही तो गाने आ रहे हैं। मैं भी रिलेट कर पा रही हूँ कि लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये इजी वे टू मनी एंड फेम है, राइट। फेम आई गेट इट, मनी कैसे आता है इससे? मनी भी जैसे अगर मान लीजिए आप T सीरीज पे हैं, ठीक है, तो पहले तो जैसे CD कैसेट्स बिकती थी डायरेक्ट, अभी YouTube पे है तो YouTube पे एडसेंस का रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो पर YouTube वर्क कैसे करता है, ये कभी नहीं समझ आया मुझे। अच्छा, कैसे? इससे पहले मैं जस्ट एक चीज कहूंगा कि इसी में ही एडिशन, कि ये कभी भी एक एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट ये कहते हैं भाई हम क्या करें, यही चलता है तो हम ये बनाते हैं। Exactly, yeah. किसी ने कोई ऐसा तो नहीं है ना कि BMW किसी की जरूरत है, वो तो जरूरत नहीं है ना, वो तो आपका लालच ही तो है। जरूरत तो आदमी की क्या है, रोटी कपड़ा मकान, उतना आपको मिल रहा है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं क्या करूं, मुझे तो बनाना पड़ रहा है, ऐसी मजबूरी किसी की नहीं। ऑडियंस को छोड़ देते हैं, बट ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इस भूख को एनकरेज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा। वो क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार ये भी कमा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं। हाँ। और होता क्या है ना, एक जैसे फिल्म आई थी अमेरिकन ब्यूटी, सैम मेंडिस ने डायरेक्ट की थी, उसमें एक डायलॉग है कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए
सक्सेसफुल दिखना चाहिए. You have to give that that Look of pretense success. कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ. तो आप किसी से ही पूछोगे ना कैसे, अरे यार मस्त चल रहा है, बहुत बढ़िया, ये हो गया वो हो गया. ठीक, इसलिए फिर लोगों को ये लगता है कि यार इसके व्यूज हैं, उसके व्यूज हैं. आप मान लो 10 को भी फॉलो करते हो, अब 10 आपके लिए काफी बड़ी नंबर हो जाती है अगर आप उसको देख रहे हो कि 10 लाइक 10 लोगों का कंटेंट या 20 का देख रहे हो, तो आपके लिए इतना ज्यादा हो जाता है कि यार ये भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है. लेकिन अगर आप ओवरऑल उससे कंपेयर करो कि इंस्टाग्राम पे कितने कंटेंट क्रिएटर हैं, तो उसमें से 20 जो है कुछ भी नहीं है. मतलब एक बहुत 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 ही छोटा फ्रैक्शन, वो कोई प्रोपोर्शन ही नहीं है, कुछ भी प्रोपोर्शन नहीं है. लेकिन लोग बस जो है ना कि इस मैथ्स को लोग नहीं देख पाते. इनफैक्ट जैसे बेटिंग जो होती है, बेटिंग का भी यही तो कॉन्सेप्ट है कि लोगों को लगता है अरे यार इसने कमा लिया, इसने कमा लिया, और वो जो बंदा मेरे साथ है भाई उसने कमा लिया. लेकिन अल्टीमेटली द विनर इज ऑलवेज द बेटिंग कंपनीज. ज्यादातर लोग हारते ही हैं, बहुत ही कम परसेंट होते हैं जो जीतते हैं, और उनको भी बस इसलिए जितवाया जाता है ताकि वो हवा बनी रहे कि अरे 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 बहुत पैसा है. तो सेम थिंग इज देयर ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. लोगों को ये लगता है कि यार एक बार स्टार्ट हो गया तो एक गोल्ड माइन चल पड़ी और फिर तो भाई ऑटो पायलट पे आ जाएगा और बस पैसा आएगा. बट इट्स नॉट दैट. मतलब जैसे किसी भी जॉब में है, आपको काम करते रहना पड़ेगा तभी पैसा आएगा. आई कैन टेल यू एग्जांपल्स ऑफ सो मेनी यूट्यूब चैनल्स जिनके आज के टाइम में 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, लाइक 10 मिलियन 15 मिलियन. लेकिन आप उनके व्यूज देखोगे 1 लाख व्यूज, 2 लाख व्यूज. क्यों? क्योंकि एक टाइम पे उनका सैचुरेट हो गया, बार बार वही चीज आदमी कितनी बार देखेगा, है ना. तो उसके बाद उनका ड्रॉप हो गया. तो ऐसा कभी नहीं होने वाला कि अपने आप ही एक कोई कैश काउ बन गई, अपने आप ही पैसा आता जा रहा है, कुछ भी करते जाओ आता जाएगा. इट्स नॉट दैट. सो इस प्रोसेस में ये एल्गोरिदम्स क्या चाहते हैं? एल्गोरिदम तो मेनली जैसे प्रोलिफिक होना एक एल्गोरिदम का काफी बड़ा हिस्सा है कि कंसिस्टेंसी होती है. तो कोई भी प्लेटफॉर्म ये मानते हैं कि एक सीरियस बंदा है तो उसके कंटेंट को पुश किया जाता है. तो आप जितना कंसिस्टेंसी तो जितना रेगुलरली अपलोड करते हो तो इट इज कंसिडर्ड अ गुड साइन बाय द एल्गोरिदम. रेगुलरली मींस व्हाट? जैसे हर रोज का अगर आप एक रील डालो तो वो भी अच्छे है. यूट्यूब वीडियो बहुत लंबा होता है तो हर रोज शायद पॉसिबल नहीं है. बट उसमें मैं एक टिप अगर बता सकूंगी, जैसे अगर आप करंट अफेयर्स पे बनाते हो तो पॉसिबल नहीं है. लेकिन जैसे एजुकेशनल वीडियोस हैं, ठीक है, जो किसी भी टॉपिक पे हैं, तो मे बी आप पहले से शूट करके रख सकते हो और बैच बना लो ताकि फिर यूट्यूब को आप ये दिखा सको कि आप रेगुलरली अपलोड कर रहे हो. तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं. दिस इज अ स्ट्रेटजी. सो एक ही हो गई, तो हाँ, एक तो हो गया कंसिस्टेंसी. दूसरा फिर क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि जितना लोग आपके कंटेंट को देखेंगे तो वो जो रिटेंशन है वो चीज भी काफी मैटर करती है कि YouTube को लगता है हाँ यार इसको देख रहे हैं लोग, काफी लंबी देर तक देख रहे हैं. तो चीज, और इवन लाइक्स वाला जो है कि इतने व्यूज पे इतने लाइक्स हैं, तो ये सब भी एल्गोरिदम में फिगर करता है कि हाँ, आपका अगर 20 मिनट का कंटेंट है तो उसमें से कितने ज्यादा देर देख रहे हैं, वॉच आवर्स कितने आपके, कितनी देर देख रहे हैं, कितना लाइक कर रहे हैं, इवन कमेंट्स में जो एंगेजमेंट है. तो ये सब चीजें मैटर करती हैं एल्गोरिदम. इन सब में से कोई एक चीज है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है? क्योंकि मुकम्मल जहां नहीं मिलता सबको. नहीं, ऑल ऑफ देम मैटर. कोई भी एक चीज बहुत डाउन होगी तो फिर वो मतलब बात नहीं बनेगी. बट तीनों का ही कॉम्बिनेशन चाहिए. यस. तो जिन लोगों का काफी होता है, जो आज के टाइम पे कपल ऑफ मिलियन सब कुछ तो बहुत नॉर्मल हो गया है ना. मतलब कोई हजारों में तो कोई बात ही नहीं करता. नहीं, सबके कुछ लाख, कुछ करोड़ व्यूज, फॉलोअर्स, सब कुछ. अब ये सही, ये सच है? ये सच नहीं है. ये हमें राहत मिली सुन के. हमें ऐसा इंप्रेशन इसलिए मिलता है क्योंकि YouTube आपको वही दिखाते हैं. जो चीज चल रही है YouTube हमेशा आपको वही सजेस्ट करेगा, अनलेस आप बिल्कुल ही खोजी बंदे हो. आप लिखो लेट्स से कि मुझे उस्ताद आमिर खान की कोई मतलब बंदिश सुननी है, आप देखोगे उस पे नहीं है व्यूज, बट इट्स ओके, आपको सुनना है. आप तो बहुत स्पेसिफिकली वही ढूंढ रहे थे. हाँ, आप वही ढूंढ रहे थे तो आपको मतलब वो मिला, है ना. बट अदरवाइज YouTube सामने से जो दिखाएगा तो वो नॉर्मली वही चीज दिखाई जाती है जो थोड़ा सा मतलब चल रही हो. व्यूज तो हम बाद में दिखते हैं, लोगों के थंबनेल पे ही वो लिख देते हैं कि 100 मिलियन. वो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि वो भी इफेक्ट होता है ना कि अरे यार ये चल रही है तो मुझे भी यही देखना है.
जबकि इसका वैसे कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जिसको सब देख रहे हैं और जबकि उसमें कुछ भी खास नहीं है। तो लोग, एक वो फोमो होता है ना कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे यार तूने वो नहीं देखा, तूने वो नहीं देखा, तो जैसा आपका सर्कल होता है, फिर 4 लोगों ने कहा अच्छा चलो फिर मुझे भी देखना है, बट उसका कोई सेंस नहीं। और इस प्रोसेस में आप तो देख रहे हो, आप एल्गोरिदम का फायदा कर रहे हो क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग से कमा रहे हैं प्लेटफॉर्म, अब क्रिएटर का भी फायदा हो रहा है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आपका खुद का क्या है? कुछ भी नहीं। You're just losing time and mind space. You are losing time and mind space, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि यार ये मेरा फ्री टाइम है, इसमें तो मैं कुछ भी कर लूं, है ना। जितने भी आप देखो कि ये सक्सेस कोचेस होते हैं, लाइफ कोचेस होते हैं, वो सारे के सारे क्या बता रहे हैं, वो काम के टाइम की बात बता रहे हैं, काम ऐसे करो, काम वैसे करो, बट फ्री टाइम के बारे में कोई नहीं बताता, है ना। लोग बस ये कहते हैं कि बीच में रिलैक्स भी करते रहो, इसलिए लोगों को लगता है कि यार ये तो मेरा फ्री टाइम है, चाहे मैं कुछ भी करूं और इसमें कुछ सीरियस नहीं चाहिए, चलो कुछ ऐसे ही मैं देख लूं। लेकिन उस फ्री टाइम में आप जो देखोगे, दिस विल कीप ऑन रिंगिंग इन योर माइंड, वो आपकी पर्सनैलिटी को शेप करेगा सबसे ज्यादा, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ योर कल्चर, दैट्स पार्ट ऑफ द इनपुट विच यू आर गिविंग टू योर माइंड, वो आपकी एक मेंटल डाइट की तरह है। करेक्ट। अभी जैसे आजकल एक मेजर कैटेगरी क्या है, व्लॉग्स वाली चल रही है। मजा क्या है कि आप किसी और की लाइफ में घुसे हुए हो, झांक रहे हो। हाँ। तो ये अपना पता नहीं है ना, तो एक तरीके का वॉयरिज्म जिसे जो बोलते हैं, बिल्कुल। तो लोगों को पता था कि हाँ यार वॉयरिज्म है, तो चलो इसका फायदा उठाया जाए और वो दिखाया जाए, हाय गाइस ये मेरा कुत्ता, ये मेरा, ये आज मेरी मम्मी को ये हो गया, आज मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। भाई वो ले जाएगा, तुम्हें उससे क्या होगा? हाँ। उन्हें लगता है कि मैं तो इस व्लॉगर के इतना करीब हूँ, जबकि उसको तो लाखों लोग देख रहे हैं, है ना। तो वो तो आपको नहीं जानता और ना उसको कुछ फर्क पड़ता, आप बस उसको देख रहे हो, उसको एडसेंस से पैसा मिल रहा है। जितने भी एविड टाइम पासर्स हैं, मैं जब उनसे पूछती हूँ तो उनको टाइम का आइडिया ही नहीं होता है कि कितना टाइम वो इस पे बिताते हैं। राइट। तो आज का जो टाइम है वो एक तरीके से सबसे गोल्डन एज है और आज का टाइम ही सबसे कर्ड स्टेज है। मतलब इंटरनेट इट्स रनिंग इन टू एक्सट्रीम्स। एक तरफ बहुत ही ज्यादा मतलब जो पूरे यूथ को, देश के यूथ को खोखला कर रही हैं चीजें, ये इस टाइप का जो कंटेंट है उसके आप देखिए स्पॉन्सर्स भी अगर देखोगे ना, कोई पढ़ने वाली, कोई ऑडियो बुक वाले प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे। वो कौन होंगे? उन्हें पता है कि यार ये कंटेंट कौन देख रहा है, तो इनको चलो सट्टा खिलाओ, जुआ खिलाओ, है ना, ये करो, बेटिंग एप्स वगैरह होंगी। फिर वो पहले इसको देखा, इसके बाद फिर वो बेटिंग ऐप पे गया, फिर उस पे टाइम लगाया। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ आप देखो कि ऐसा नॉलेज जो आप मे बी किसी स्कूल में जाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, या किसी और ऐसे जगह पे सेमिनार में जहाँ पे शायद एंट्री भी मुश्किल होती, उस टाइप का कंटेंट आज के टाइम में आपको फ्री मिल रहा है। आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जानना है, आप जान सकते हो। आपको इवोल्यूशन को समझना है, और वो भी सिंपल वर्ड्स में, आप वो चीज समझ सकते हो। तो कितना कुछ है जानने के लिए, समझने के लिए, टू मार्वल एट। और नॉलेज में अगर किसी को एंटरटेनमेंट मिलने लग जाए तो उससे ज्यादा जॉय किसी चीज में नहीं सकता। आपको एकदम से अरे यार ये अच्छा, ये ऐसे, अरे यार ये तो मैंने सोचा नहीं था, एंड यू जस्ट कीप गेटिंग एंटरटेन्ड इन दैट। तो एंटरटेनमेंट एक बहुत ही सब्जेक्टिव सा वर्ड है। अभी लोग जो कहते हैं कि गेटिंग एंटरटेन्ड बाय, राइट, that is defined by your personality. Correct. तो लोग जो कहते हैं कि एंटरटेनमेंट भी तो जरूरी है, तो इस स्टेटमेंट का कोई सेंस नहीं है भाई। एंटरटेनमेंट तो आपको किसी भी चीज में मिल जाएगा। तो पैसे कैसे बनते हैं? जैसे देखिए YouTube पे तो एक तो तरीका हो गया कि एडसेंस, ठीक है, कि किसी कंपनी ने YouTube को पैसे दिए कि अपना एडवर्टीजमेंट आप चलाओ, मतलब YouTube वीडियोस के आगे हमारे एडवर्टीजमेंट चलाओ। हाँ। उन्होंने YouTube को पैसे दिए, YouTube क्रिएटर को पैसा देगा, ठीक है, उस एड रेवेन्यू में से। दिस इज एडसेंस। ठीक है। दूसरा क्या है कि किसी एडवर्टाइजर ने, किसी कंपनी ने डायरेक्टली मुझे अप्रोच किया कि भाई अपने वीडियो में इसको इंटीग्रेट कर दो बीच में 30 सेकंड के लिए कि ये ऐसा ऐसा है, और इस तरीके से, और कंपनी ने डायरेक्टली मुझे पैसा दे दिया। तो एक ये हो गया एडसेंस का पैसा जो YouTube से मिलते, और दूसरा हो गया आपका ये ब्रांड डील्स वाला पैसा। जो छोटे टियर 2 टियर 3 के यूथ हैं, उनके पास भी सबके स्मार्टफोन है आज के टाइम में, सारे टूल्स हैं, लेकिन मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब वो भी जो भी चीज बनाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से इन्फ्लुएंस हो जाता है।
आप खुद फिल्म मेकर हो, आपने 2 फिल्म्स बनाई हैं, आप फिल्म मेकर्स के आसपास कहते हो, और आप हरियाणा से आए हो जो कि कंपैरेटिवली छोटा एक निश कम्युनिटी है। आपने क्या ये चीज ऑब्जर्व करी है? बिल्कुल की है। सेम। और हाँ, इसका देखिए रीजन क्या है, रीजन वही है कि आपका जो आप स्टार्ट कोई चीज कर रहे हो क्यों कर रहे हो। एक रीजन तो ये हो सकता है यार इससे पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा। वो मुझे पैसा फेम कैसे मिलेगा, ऐसी चीज बनाने से जो चलेगी। चलेगा क्या, जो ऑलरेडी लोगों का दिमाग है मुझे उसी को केटर करना है। तो आदमी फिर अपना पर्सनल कुछ नहीं लगाएगा उसमें, वो वही लगाएगा यार ये चीज चल रही है ना, चलो मैं भी ये कर लेता हूँ। और वो सोचेगा अरे यार क्या मैंने कमाल की चीज सोच ली। ये सबको पता है कि ये सारी चीजें चलती है, कोई आप इतना कमाल नहीं सोच रहे, और जो आप सोच रहे हो और भी सोच रहे हैं, और भी सोच रहे हैं। ठीक है, तो किसी का चल जाएगा, किसी का नहीं चलेगा। फिर लोग अरे यार इसका चल गया, मेरा भी चलेगा। पर दूसरा क्या है, मुझे कुछ कहना है, वो मेरे अंदर से वो चीज आ रही है। मुझे लगता है यार ये चीज ना दुनिया को पता होनी चाहिए। तब आदमी क्या है, तब अपनी पर्सनल बात कहते हैं। ठीक है, लाइक आई एम फ्रॉम हरियाणा। मैंने जैसे बचपन में देखा था कि मतलब पड़ोस में एक भाभी थी, तो उनके अंदर वो भूत वगैरह जो बोलते हैं कि ओपरा आ गया, किसी की आत्मा आ गई, वो चीज मैंने देखी थी। ठीक है, तो बचपन में तो काफी घबरा गए थे, डर गए थे। तो वो चीज मेरे दिमाग में थी। अब मुझे ये था कि फिल्म बनानी है, और भी फिर मैंने काफी केसेस देखे हैं, तो आई फेल्ट कि यार इस चीज पे चलो फिल्म बनाई जाए, लोगों को एक व्यू पॉइंट दिया जाए कि ऐसा क्यों होता है, नहीं होता, कि जो एक रिप्रेस्ड इमोशंस हैं वो एक मेंटल इलनेस बन के बाहर आते हैं। तो वो मुझे एक जरूरत महसूस हो रही थी कि यार हाँ ये चीज दुनिया को जानना जरूरी है, इसका काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। वो चीज सोच के मैंने बनाई। तो ये बजाय कि ये सोचने क्या चलेगा, मैंने सोचा मुझे क्या बताना है, और जो मुझे बताना है वो कैसे चलेगा। ठीक है, तो पहली अप्रोच क्या हो सकती है कि क्या चलेगा, राइट। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि मुझे ये बताना है और ये चीज कैसे चलेगी, इसमें मैं किस सीन को थोड़ा छोटा करूं, किसको थोड़ा बड़ा करूं, कैसे करूं। मतलब दैट यू हैव टू, यहाँ पे आप क्राफ्ट और सारी चीजें ले आओ, वो सारा अपने क्रिएटिविटी टैलेंट अपना वहां पे लेके आते हो कि बढ़िया डायलॉग्स हो, कुछ गाने हो, म्यूजिक हो, कैसा हो। अमेजिंग। अब जैसे एक आर्टिस्ट है, लेट्स से जैसे हनी सिंह की मैंने बात की। ठीक है, एक आर्टिस्ट है, इस वाले पॉडकास्ट से हनी सिंह और फेमस हो जाएंगे। एक आर्टिस्ट है जैसे लेट्स से कि बेगम अख्तर। ठीक है, उनको मैं काफी सुनता हूँ। ठीक है, अब बेगम अख्तर का सबको नहीं पता, लेकिन जिनको बेगम अख्तर का पता है उनको पता है कि यार वो क्या है, मतलब वो भगवान मानते हैं। बिल्कुल। ठीक है, बेगम अख्तर है, किशोरी अमोनकर है, पंडित भीमसेन जोशी है। बिल्कुल। अब वो भी ये सोचे पंडित भीमसेन जोशी, अरे यार मैं तो इतना पॉपुलर नहीं हूँ, कोई फिर तो क्लासिकल म्यूजिक करेगा ही नहीं, सब वही करने लग जाएंगे। बिल्कुल। और फिर वो देखेंगे यार पिछले 10 साल में मैंने ये गाने बनाए, फिर वो डिप्रेशन में जाएंगे। तो वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो इसलिए अगर 500 1000 लोग भी देख रहे हैं, हाँ, आपका काम अगर बढ़िया से चल रहे, दैट इज गुड इनफ। मतलब बी सेटिस्फाइड। रेस्पेक्ट कितने ज्यादा लोग दे रहे हैं उसके बजाय आप ये देखो कि कितना रेस्पेक्ट दे रहे हैं। अब एक जैसे आप इनमें से ना किसी भी, जैसे बेगम अख्तर की मैंने बात की है, किशोरी अमोनकर की, आप इनकी ना कोई वीडियो खोल के देखना यूट्यूब पे, उस पे जो कमेंट्स है उनको देखना, और जो उन गानों पे कमेंट्स है उनको देखना। परफेक्ट बोला। ठीक है, उन पे क्या होगा, नाइस सॉन्ग, बढ़िया सॉन्ग, मस्त, MST मस्त, नाइस सॉन्ग। जो इन पे जो होगा वो क्या होगा, आई एम लिसनिंग टू दिस एट 2 AM, दिस हैज लाइक टच्ड माई सोल, या मैं 1 साल से दुखी था, आज इस गाने ने अचानक से मेरे अंदर का दुख निकल के आ गया और मैं रो रहा हूं। तो वो इतने प्रोफाउंड कमेंट्स होते हैं जो दिखाते हैं कि यार इस म्यूजिक ने उनको कितना डीप छुआ है। तो आप बस यही चाहते हो कि बस एक सुपरफिशियल लेवल पे आपने 1 लाख लोगों को छू लिया, या इतनी डेप्थ के साथ आपने 500 लोगों को छू लिया। तो आई वुड एनी डे प्रेफर कि मैं 500 लोगों को उस तरीके से छू सकूं, जिनको कोई चीज इतनी ज्यादा छू जाए, इतना मैटर कर जाए कि वो उनकी टॉप फेवरेट्स में हो, उनको इम्पैक्ट करे वो चीज, उनको इम्पैक्ट करे, है ना। तो आप अच्छी चीज बनाओ, आप ये मत सोचो कि कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। आई थिंक इसी सोच की वजह से फिल्म्स और टेलीविजन की दुनिया में OTT का जन्म हुआ। राइट, है ना? हाँ बिल्कुल। सो लेट्स लुक एट दिस OTT, राइट। OTT में एज अ फिल्म मेकर अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिली, बहुत सारे स्टोरी टेलर्स की स्टोरी सामने आ पाई, और हम जैसे ऑडियंस ने बहुत कुछ वो देखा जिसके लिए तड़प रहे थे, राइट, इंक्लूडिंग मी एज अ फिल्म मेकर। कि एक प्लेटफॉर्म तो मिला, वरना तो नॉर्मल मेन स्ट्रीम जिसको बोलते थे उसमें तो आप स्टोरी नहीं भेज सकते थे कहीं पे, राइट। बट
आज के टाइम में अगर हम कुछ चीज उठाए, जैसे एनिमल एज अ फिल्म महा पॉपुलर, महा बिगर सिनेमा में चली गई, लापता लेडीज भी गई, लेकिन एज सिनेमा में उतना उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना ओटीटी में हुआ, राइट? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, एक ओवरऑल सिस्टम क्या होता है ना कि पहले के टाइम में क्या था कि सिनेमा लोग कैसे जाते थे, अरे यार इस फ्राइडे को कौन सी फिल्म हो रही है रिलीज, चलो यार देख के आते हैं, ठीक है, टिकट रेट्स इतने महंगे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो एक ज्यादा ना रेगुलर प्रोसेस थी और मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही वही था, वो और वही था, राइट? अभी क्या है कि सिनेमा जाना एक पिकनिक बन गया, कि टिकट्स रेट्स इतने महंगे हैं, जो सिंगल स्क्रीन्स थे वो खत्म हो गए ऑलमोस्ट, तो जो गरीब आदमी है, कोई रिक्शा वाला है, वो उन बेचारों के लिए तो बचा ही नहीं है सिनेमा, ठीक है? तो आप जाओगे वहाँ पे 300 रुपए की टिकट है, फिर आपके ऊपर एक प्रेशर होगा कि सब पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो आप भी लो, तो पूरा आपको 1500 रुपए लग रहे हैं। Correct. तो 1500 रुपए लोगों के दिमाग में कैसे जस्टिफाई होंगे? लोगों को क्या लगता है कि मैंने शाहरुख खान की फिल्म देखी, तो जो था ना 350 रुपए की टिकट, उसमें 200 रुपए का शाहरुख खान आ गया है ना, और जो है लेट्स से 100 रुपए की कोई भाई मेजर एक्ट्रेस है वो आ गई, और फिर ग्रैंड सेट्स हैं, तो सिनेमा का धीरे लार्जर देन लाइफ, तो थोड़ा थोड़ा वो चीज बनती जा रही है कि बड़ा स्टार होगा मैं तभी देखने जाऊंगा, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। मतलब अच्छे सिनेमा के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा फिल्में वो रिलीज हो, हर टाइप की फिल्में रिलीज हो। अब जैसे 12th फेल आई, तो इस टाइप की फिल्मों का आना बहुत जरूरी है जिसमें एक कहानी है, ये नहीं कि भाई एक मैंने सर्कस खड़ा कर दिया, वो सर्कस वाली भी कर लो बट कुछ और वैसा भी आने दो, इतना बिल्कुल मोनोपोलाइज मत करो। ओटीटी में भी वही हो रहा है, ओटीटी में भी वही हो रहा है। अब अनफॉर्चुनेटली लाइक वो जो पूरा एक पैंडेमिक का एक टाइम था, राइट, उस टाइम पे बहुत इंडिपेंडेंट वॉइसेस है। अभी वही है ना कि जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस है वो फटाक से देखने लग जाती हैं, अरे यार फिल्म इधर तो हमने कैप्चर कर लिया, अब चलो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस फिर इसमें भी मतलब घुसाया, और फिर से अब क्या मिर्जापुर चला, तो चलो अब हम सारे के सारे लोग वही बनेंगे, क्राइम 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 आई जा रहा है, जो कि शायद एक गैंग्स ऑफ वासेपुर पहली शायद फिल्म आई थी जो एक रॉ वायलेंस, और वो ठीक था, नई फिल्म थी, कुछ नया सा देखा। अब उसकी फिल्म की एक लेगेसी ऐसी हो गई है कि आई थिंक अनुराग कश्यप आल्सो वॉन्ट बी प्राउड ऑफ इट, मतलब इन द सेंस कि सही में उसकी वजह से जो जैसा कंटेंट यू नो लाइक हाँ वो भी कहेंगे भाई बस करो, और कितना क्या यही बनता जाएगा, है ना? तो कोई तो ऐसा हो ना कि नया ट्रेंड भी सेट करें, एक ही ट्रेंड को आप कितना मतलब घसीटते जाओगे। बट यहीं पे मेरी पर्सनली प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से बहुत है। आई वांट टू नो कि आपकी रिसर्च क्या कहती है कि बनाने वाले का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और वो एक हुआ, बट जो कुछ लोग हैं जो कि क्वालिटी स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही नहीं है। हाँ, बहुत मुश्किल है। और ये बिल्कुल एक मतलब एवरीबडी नोज दिस इन द फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना रिलीज करना। रिलीज करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। जैसे मैंने जो पहली फिल्म बनाई दरारें, तो मेड इट एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, ठीक है, कोई प्रोड्यूसर नहीं था, खुद से मैंने प्रोड्यूस की, तो जैसे तैसे करके हमने बना ली, ठीक है। मैं फ्रैंकली बताऊं उस टाइम तक मुझे पूरा आइडिया भी नहीं था कि फिल्म मेकिंग का, बाद में साउंड वगैरह का कैसे होता है, बस एक पागलपन था कि यार करना है, ये कहानी, ठीक है। कई लोगों ने कहा अरे छोटे से कैमरा से थोड़ा ना फिल्म बनती है, तो मैं यार नहीं बन जाएगी, कर लेंगे तो इधर से कुछ एक्टर लिए जिनका इंटरेस्ट था, लोकेशंस वगैरह कुछ रिलेटिव्स की इधर उधर से मिल गई, अल्टीमेटली वी मैनेज टू मेक अ फिल्म, ठीक है। और लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ है कि वो हाँ फीचर फिल्म 1.5 घंटे की फिल्म थी, तो फिर लेकिन अब आप सोच ही नहीं सकते कि सिनेमा हॉल पे वही है कि भाई बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म है वो है, तो आपकी फिल्म को वहां पे तो मिलेगा नहीं, मिल भी गया अगर गलती से तो आपको शो कौन सा मिलेगा रात के 10 बजे का, 11 बजे का, कोई नहीं आने वाला, में तो कोई नहीं बैठेगा देखने के लिए। तो बड़े बड़े स्टार्स की भी आप देखो, कई फिल्मों में ऐसा नहीं कि हर एक शो भरा होते हैं, उनके में भी कुछ ही होते हैं, लेकिन आपको तो चांस ही नहीं दिया जाता ना। पहले फिर भी ये था कि फ्राइडे को रिलीज हो गई तो अगले फ्राइडे ही हटेगी। आज के टाइम में फ्राइडे पे लगी, मंडे तक भी फिल्म पहुंच नहीं पाती। शो आप दे रहे हो रात के 10 बजे का, तो कुछ फिर लोगों के लिए अभी ये पिकनिक आपने बना दी है कि 1500 रुपए लगेंगे आपके जाते ही, तो आई थिंक दिस नीड्स टू ब्रेक, और ये ब्रेक ऐसे ही होगा कि डिसेंट्रलाइज हो। मुझे नहीं चाहिए डॉल्बी, एटमॉस वेटमॉस, ये वो, मुझे एक अच्छी फिल्म देखनी है, वो पहली चीज है। तो अगर वो मैं एक छोटे कंपैरेटिवली थोड़े छोटे स्क्रीन पे देख रहा हूँ,
इवन दैट इज फाइन फॉर मी, बट मुझे एक अच्छी फिल्म देखने दो, कम बजट में देखने दो। तो ये आवाज तो ऑडियंस को उठानी होगी, लेकिन अब ऐसी चीजों के लिए कैसे हम सोच सकते हैं कि आंदोलन होगा कि लोग ये कहें कि हमें हमारी फिल्में दो, तो ऐसा तो नहीं होगा। वो जो एक आंदोलन था उसी का लाइक से एग्जांपल ओटीटी था, जो ऑडियंस का, वो ऑडियंस में कुछ बनाने वाले लोग निकले, उन्होंने कहा सॉरी बॉस अब नहीं हो रहा है, यू नो, अब हम एक वो करेंगे। और जैसे ही वो प्लेटफॉर्म आया, आप देखो कि कितनी अलग अलग टाइप की हुई है, जैसे पंचायत काफी चला, और एक अलग सी कहानी थी, फ्रेश कहानी थी, ठीक है, और बंदिश बैंडिट्स था। अदरवाइज आप फिल्म में तो इमेजिन नहीं कर सकते थे कि कोई क्लासिकल म्यूजिक का एक घराना है, उसके ऊपर कुछ फिल्में, वो तो नहीं हो सकती थी। ओटीटी आया तो वो चीज हुई। अब लेकिन फिर वही है कि अब बड़ी बड़ी कंपनियां आके फिर से सब कुछ घेर लेना चाहती हैं। ओटीटी पे आप रिलीज तो एक चीज हो ही गई, फिर आप देखो कि आपकी रिलीज तो हो गई, लेकिन नेटफ्लिक्स पे 1000 से ज्यादा फिल्में हैं। राइट। आपकी फिल्म एक स्टोर रूम में किसी कोने में पड़ी है, लोग वहां तक पहुंचेंगे कैसे? क्या तो फिर से वही दिक्कत आती है। अब जैसे प्रमोट करो तो ऑडियंस के लिए तो यही है कि यार आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर ढूंढना चाहो तो है, ऑप्शन है, बहुत है। अभी तक तो है, अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ है कि बिल्कुल ही हट गए। मेरी भी 2 फिल्में जैसे तैसे करके रिलीज हो गई, पहली दरारे थे, फिर ओपरी पर आई। तो दे आर देयर पीपल, लोगों को बहुत अच्छी भी लगी। मैं कभी हरियाणा जाता हूँ तो अचानक से कोई मिलता है कि अच्छा आपने वो बनाई है, अरे अरे मुझे बहुत अच्छी लगी, तो अच्छा लगता है, बढ़िया मोमेंट होता है। हाँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सारे ऑडियंस मुझे दे दो, लेकिन मेरी एक छोटी सी फिल्म के लिए एग्जिस्ट करने के लिए जगह तो दे दो, जगह दे दो। और मेरे जो कुछ ऑडियंस है ना, हमें बस उस बड़े हॉल में एक छोटा सा हमारा कमरा दे दो, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं उतने बजट में अपनी फिल्म बना लूं, और जो मेरे ऑडियंस हैं जिन्हें उस किससे कह रहे हो? बड़े बड़े वही जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ओटीटी वाले भी जो हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ। मैंने मान लिया कि चलो गैंगस्टर फिल्में ज्यादा चलती हैं, लेकिन कुछ तो लोग ऐसे होंगे ना जिनको नहीं देखनी गैंगस्टर फिल्में, तो उन कुछ लोगों के लिए मैं बना लूं अपने कम से बजट में, एक मुझे उस हॉल में छोटी सी जगह दे दो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ। वो ओटीटी के लिए भी नुकसान नहीं होगा, ये मैं उनके लिए भी फायदेमंद ही चीज कह रहा हूँ। नहीं देखना चाहते गैंगस्टर वाले, वो नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे, तो आप उनको भी ले आओ। तो अपने 100 रुपए का आपका टोटल बजट है, तो उसमें से लाइक आप 7-8 रुपए इस चीज के लिए भी रख लो, तो क्या बुरा है? क्या बुरा है? I hope people listen and understand this. क्योंकि आपसे बात हो रही है, इसलिए एक कॉमन मैन के लिए 2 और चीजें समझना चाहूंगी कि आपका रिसर्च प्रोसेस क्या है। मैं देखिए, मतलब मैंने कोरा पे भी मैं लिखता था, तो मुझे वहाँ पे मतलब 274 आर्टिकल्स लिखे। और यूट्यूबर्स के साथ जो मैंने काम किया है, मैंने मोटिवेशन, फिटनेस, पॉलिटिक्स, रिलीजन, हर टाइप का कंटेंट लिखे हैं। तो आप रिसर्च करके क्रिएटर्स को देते हो? हाँ। ओके। तो रिसर्च का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहली चीज तो है कि यू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक। कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं कि जिसपे आपको बिल्कुल ही कुछ ना मिले, बट ऐसा बहुत रेयर होते हैं। अगर कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। ऑन गूगल, लेट्स से ऑन गूगल भी, यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पे में भी कोई यूट्यूब इंडिया का शायद हिंदी वीडियो ना मिले, बट एटलीस्ट इंग्लिश का मिल जाएगा। ठीक है। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका ये हो गया कि आपने वहां पे जाके देख लिया। ठीक है। दूसरा, आपको काफी चांस है कि विकिपीडिया पे आपको पेज मिल जाए। ठीक है। दीज आर स्टार्टिंग पॉइंट्स कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया उस टॉपिक का, हाँ, एक बेस लाइन कि ये ऐसा ऐसा है। अब उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, आप और सोचोगे यार अच्छा ऐसा था तो ये ऐसा क्यों हुआ, उसके हिसाब से आप सर्च करते जाओगे। तो हमेशा तरीका क्या है कि आप ब्रॉड से सर्च करते हो और आप धीरे धीरे नैरो डाउन करते हो। इट्स लाइक कि जैसे आप एक लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी से आप एक सेक्शन में गए, वहां से आप एक शेल्फ में गए, फिर आपने वो किताब उठाई, उसके एक पर्टिकुलर पेज पे आपको कुछ मिला। तो हमेशा तरीका ये होना चाहिए कि आप ब्रॉड से सर्च करो ताकि ज्यादा आपको चीजें दिखें। पर नैरो डाउन कैसे करो? नैरो डाउन जैसे ही कि आपने मान लीजिए किसी ने कहा कि यार स्टॉक मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, जैसे एक ये भी मैंने एक लिखा था स्टॉक मार्केट का। मुझे बहुत ज्यादा फ्रैंकली नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, तो मेरे लिए बिल्कुल ही नया टॉपिक था। तो पहले मैंने किया कि प्रॉब्लम्स विद स्टॉक मार्केट, ठीक है, सिंपली इतना ब्रॉड सर्च किया। ठीक है।
तो काफी सारी चीजें आ गई, ठीक है, कई सारे वर्ड्स मेरे लिए नए भी थे कि इनसाइडर ट्रेडिंग। अब ये वर्ड मुझे पता चल गया, फिर मैंने इसको और ढूंढा कि अच्छा इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होते हैं। फिर मुझे कुछ पता चला कि अच्छा ये ऐसा ऐसा होता है कि कोई इनसाइडर ये बता देता है कि कंपनी ऐसा कुछ वो लेगी, वो बाहर के बंदों को बता देते हैं और यू नो दिस इम्पैक्ट्स है ना। तो ये है। फिर मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया कि अच्छा तो ऐसा है तो क्या इसके खिलाफ कौन सी रेगुलेशन है ना, क्या सेबी की रेगुलेशन है या कुछ और ऐसा कानून है। तो फिर मैंने कुछ ढूंढा कि व्हाट आर द लॉज अगेंस्ट इनसाइडर ट्रेडिंग। ओके, तो यह जैसे एक चीज पता चली पंप एंड डंप, ठीक है, ये ब्रॉड से आपको पता चला कि पंप एंड डंप कुछ है। फिर मैंने सर्च किया पंप एंड डंप क्या होते हैं, कि जैसे आपने हवा उड़ेगी ये चीज जाएगी ऊपर, वो रेट बढ़ गए, बेसिकली आप ही खरीद रहे हो। हाँ। तो लोगों को लग रहा है कि यार ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, आपने खरीदा और फिर आपने चुपचाप से डंप कर दिया, अपना हिस्सा निकाल लिया, यू नो, हाई रेट पे बेच के, बाकी सब कुछ क्रैश हो गया। तो दिस इज लाइक पंप एंड डंप। तो वही है कि तो ये आपने कोई एक टर्म्स देखा अपनी ब्रॉड रिसर्च में, फिर उसमें डीप गए। राइट, ब्रॉड सर्च में देखा, तब फिर यू नो आपको धीरे धीरे ये चीज पता चलेंगी, तो फिर आप और नैरो डाउन करते जाते हो। विकिपीडिया को कई लोग बहुत वो करते हैं कि विकिपीडिया यू नो ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो विकिपीडिया एक्चुअली खुद ये कहते हैं, विकिपीडिया का जैसे अगर आप देखोगे, उन्होंने खुद ये कह रखा है कि भाई हम पे बहुत ज्यादा रिलाई मत करना, क्योंकि विकिपीडिया क्या, इट्स अ कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। तो जहां से उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन ली है वो सुपर स्क्रिप्ट में रहते हैं। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सुपर स्क्रिप्ट पे जाके तब आप देखो कि वो ट्रस्टवर्दी रिलायबल सोर्स है नहीं। रिलायबल का एज वी डिस्कस्ड इन बिगिनिंग कि उसकी क्या रेपुटेशन है हमेशा से, तो वो एक चीज है, ठीक है। जैसे मैं बात करूंगी, स्क्रॉल है, ठीक है, द क्विंट है, लाइमेंट है, ये रिलायबल है। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस है, न्यूज लॉन्ड्री है। मतलब आज तक का इनका ऐसा एक रहा है, मतलब एक ट्रैक रिकॉर्ड जिसे हम कहते हैं, कि ये नहीं जाने जाते उस चीज के लिए कि इन्होंने झूठ फैलाया हो। तो नहीं, कंट्रोवर्शियल तो होता है कि दे क्वेश्चन द गवर्नमेंट, हाँ, लेकिन कभी कुछ ऐसा नहीं मिला है कि इन्होंने कोई ऐसा इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी हो। तो उसी से है कि फिर आप ऐसा कुछ, जैसे बाहर का अगर मैं बात करूं तो द गार्डियन जैसे अच्छा है, काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह आपको मिलते हैं इंडिया से रिलेटेड भी। तो बस इस तरीके के जो सोर्सेज हैं आप उनको यूज करो। हिंदुस्तान टाइम्स भी इनफैक्ट अच्छा है। सर्च करा, फिर आपने उसको डिपेंडिंग ऑन क्या रिपीटेटिव है और क्या यूनिक है और आप किसके लिए बना रहे हो, आपने उसको नैरो डाउन करना शुरू किया। नैरो डाउन की जो चीजें थोड़ी सी जार्गन्स लगे या नॉट इजी, उसको फर्दर मतलब करते चलेंगे। हाँ, यहाँ से आपका सेकंड ड्राफ्ट आया, राइट। फिर और फिर ये है कि जैसे एक सोर्स से आपने देख लिया, तो इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग कि आप फिर से उसको मतलब गूगल पे डाल के एक और सोर्स से अगर क्रॉस वेरीफाई हो जाता है तो वो और भी अच्छी चीज है। नॉर्मली आपको एक और सोर्स ऐसा मिल ही जाता है, कोई किताब मिलेगी, कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट मिलेगी, है ना, मतलब इंडियन गवर्नमेंट से कुछ रिलेटेड है, जैसे इंडिया से कोई डेटा है तो इंडियन गवर्नमेंट की साइट पे मिलेगा। कुछ जैसे वर्ल्ड वॉर का हम देख रहे हैं तो यूएस की किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे मिलेगा। तो एक और सोर्स से वो चीज पता चल जाती है, मतलब एक दो और सोर्स से, तो थोड़ा और क्रॉस वेरीफाई भी हो जाते हैं। तो डबल चेक, ट्रिपल चेक हो जाता है, तो वो चीज सही है। और इस पूरे क्रिएशन प्रोसेस में जो आप जैसे रिसर्च करते हो, जैसे आप अलग अलग लोगों के लिए रिसर्च करते हो, अपने लिए रिसर्च करते हो, फिल्म के लिए भी एक रिसर्च ही होती है ना। तो इसमें टारगेट ऑडियंस का बहुत बड़ा रोल है कि आप किसके लिए बना रहे हो, मतलब फाइनली उसको कंज्यूम कौन करने वाला है ना। तो जब आप तो एक इंसान हो, बट आप कई लोगों के लिए जब रिसर्च करते हो तो आप अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हो? किसी का ऑडियंस कुछ है, किसी का ऑडियंस कुछ है। कई लोग कहते भी हैं कि अरे ये यूट्यूबर जो है सारे ही वीडियोस कैसे बना देता है, कभी ये इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट बन जाते हैं, कभी ये ज्योग्राफी का, कभी हिस्ट्री का। तो लोग एक चीज नहीं समझते कि यूट्यूबर्स एक चीज में एक्सपर्ट हैं, किसमें, किसी चीज को समझ के लोगों को समझाने में। तो आपको कोई फिजिसिस्ट होने की जरूरत नहीं है, टॉपिक एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आपकी एक्सपर्टीज किस चीज में है कि यार मेरा दिमाग इतना तेज चलता है, मैं कोई चीज पढ़ता हूँ उसको मैं समझ सकता हूँ, और मतलब ऑब्वियसली उस लेवल की तो नहीं होगी कि मुझे कोई यूनिवर्सिटी में क्वांटम फिजिक्स पढ़ानी है। जिस लेवल का यूट्यूब पे चाहिए उतने को मैं पढ़ के समझ सकता हूँ कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे जो अभी वहां पे गया, है ना, तो मैंने देखा कि अच्छा ये क्या है कि जेम्स वेब ये क्यों गया, इतना महंगा क्यों था, इसने क्या किया, ये फोटोज क्या दिखा रहे हैं।
तो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, आप पढ़ते हैं, आप उनको समझते हैं, आप आसान भाषा में लोगों को समझाते हैं। जैसे कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिनको एक निश है कि इसको यूपीएससी के स्टूडेंट्स ही देखेंगे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आप लाइक लेंथ में कोई भी चीज़ बता सकते हो। जैसे कोई टॉपिक है, मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो इतना वास्ट टॉपिक है कि उस पर अगर आपने 2.5 घंटे भी बोला तो भी वो एक तरीके शॉर्ट वीडियो ही है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो इस चैनल की ऑडियंस है, क्या वो इतना डिटेल में जानना चाहती है? अगर नहीं तो फिर इतना डिटेल में मत बताओ। तो आपको ये देखते रहना पड़ेगा कि इस चैनल की ऑडियंस कौन है। एक और गलती जो लोग कई लिखते हुए, रिसर्च करते हुए करते हैं कि दे थिंक ऑफ इट लाइक अ स्कूल प्रोजेक्ट। जिस स्कूल प्रोजेक्ट में होता था कि नॉलेज ली मैंने, वो डाला। आपको हमेशा दिमाग में ये रखना है कि मैं एक यूट्यूब वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, और उससे सारी चीजें डिसाइड होती हैं कि मैं कंटेंट क्या लूंगा। इवन मेरी जो सेंटेंसेस की पैराफ्रेजिंग होगी वो कैसे होगी, क्योंकि अगर आप एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हो तो आप देखो कि थोड़े लंबे सेंटेंसेस भी होते हैं, जिसमें है ना बिकॉज, देन और इस तरीके कनेक्टर यूज करके लंबे सेंटेंस होते हैं। जब आप बात करते हो तो फिर इतना लंबा सेंटेंस मे भी नहीं चलता। तो आप खुद उसको बोल के देखो कि आपको बोलने में वो चीज ठीक आ रही है, नहीं आ रही है, बोलने में आसान है कि नहीं। और फिर एक और बात क्या है कि जब मैं कोई चीज पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास टाइम है कि मैं पढ़ रहा हूँ, कोई मुझे चीज समझ नहीं आई तो मैं रुक गया, है ना। जब वीडियो चल रही होती है तो वीडियो तो चल रही है, चलती जाएगी, है ना, उसी तरीके से। तो थोड़ा सा आपको ये देखना होता है कि अगर कोई ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मे बी उसको थोड़ा सा फिर रिपीट करके या थोड़ा सा वहां पे स्लो जाके, है ना, या उसको थोड़ा इलस्ट्रेट करके और उस तरीके से फिर समझाया जा सके कि उसके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके, ताकि वो थोड़ा और रजिस्टर हो जाए, थोड़ा और आप एक बार रिपीट कर सको, तो वो चीज मतलब रहती है। ये सब आपको देखना चाहिए। So, आपने इतना सारा जो रिसर्च करा है, टेल मी सम ऑफ योर मोस्ट चैलेंजिंग रिसर्चेस, या जो आपके पास एक टॉपिक आया और आपने जब उसमें एक्चुअली रिसर्च करी तो आपको वो चीजें पता चली जो आपको अनुमान नहीं था। राइट। तो चैलेंजेस जैसे अलग अलग हो सकते हैं कि एक तो यही कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको कितना डिग इन करना पड़ रहा है, हाँ, ठीक है, उसका बताओ कुछ। ये एक चीज है। दूसरा हो सकता है कि इमोशनली चैलेंजिंग हो सकते हैं। ऐसा भी हो जाता है कि कोई टॉपिक आपको उसका जितना गहराई से पता चलता जाता है। अब मैं 100 पेज पढ़ता हूँ और अल्टीमेटली उसमें से 10 पेज स्क्रिप्ट में आएंगे। तो कोई टॉपिक आपको इतनी गहराई से पता चल जाए, लाइक चलना, तो उससे भी देयर कैन बी सडन प्रॉब्लम्स कि आपको यार क्या चल क्या रहा है ये देश में, यू जस्ट फील अभी चल क्या रहा है यार, एंड लाइक नोबडी इज देयर टू शेयर दैट फ्रस्ट्रेशन और योर एंजाइटी, है ना। कई चीजें इमोशनली चैलेंजिंग हो, जैसे मैं एक वीडियो लिख रहा था, ये इजराइल फिलिस्तीन की जो वॉर स्टार्ट हुई, है ना, तो उसमें फिर वो कुछ पता चला कि बच्चे जो थे, मतलब इतने बच्चों की डेथ्स हो गई कि जगह नहीं मिली, तो आइसक्रीम ट्रक्स में उनकी बॉडी को रखना पड़ा। तो एकदम से जब मैंने पढ़ा तो माइंड मतलब मेरा फ्रीज हो गया उस टाइम के लिए। तो आई जस्ट वेंट आउट, तो 15 मिनट के लिए मैं थोड़ा छत पे घूमता रहा, तो जस्ट सेटल माई सेल्फ इन। सेम थिंग इन मणिपुर वाला जो केस हुआ था, 2 औरतों की वीडियो आई थी, तो सारी डिटेल्स आपको पता चलती हैं यार, इतने लोग मर चुके, इतने लोग बेघर हैं, इतने सारे आप वीडियोस देखते हो ताकि कुछ भी पॉइंट मिस ना हो। तो इतना सब कुछ जब आप देख लेते हो तो हाँ, वो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है कई बार। तो वो एक चीज है। तो बी एट जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, इवोल्यूशन हो, एक वीडियो हमने डिफेमेशन पे की थी, वो था, मीडिया ट्रायल पे हो, तो ये चीज इतना मुश्किल नहीं है। मतलब मेन चीज ये है आपकी एक्सपर्टीज उस चीज को समझ के लोगों को समझाने में। आप रिसर्च करते हो एंड देन यू अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ, फिर आप समझाते हो। हम लोग जब उस दिन बात कर रहे थे, आपने मुझे एक एग्जांपल दिया था। अच्छा, ये शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड की शायद आप बात कर रहे हो ना। हाँ। आपने से उस चीज की रिसर्च कैसे करी? उस बिल के बारे में आपको पता था सब कुछ? नहीं, ऑब्वियसली नहीं पता था। तो मैंने जैसे यूट्यूब पे देखा, तो जैसे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति हैं, ठीक है, मतलब इज अ स्कॉलरली मैन, उनका वीडियो मेरे सामने आ गया, तो मैंने 2.5-3 घंटे का उनका पहले वो वीडियो देखा, और फिर उसके बारे में पढ़ा, और न्यूज़पेपर से पढ़ा, बहुत सारे आर्टिकल्स आपके पास आ जाते हैं। तो एक आपकी स्किल होनी चाहिए पढ़ने की, कि मतलब आप इतना कुछ पढ़ सकते हो, जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो, तो मतलब दैट इज अ थिंग। तो पॉपुलर परसेप्शन क्या है
ये मुसलमानों के खिलाफ एक बिल है, और तो किसी को ये है कि मुसलमानों की एस्थेसी होगी इससे, ये इतने बच्चे पैदा करते हैं, इतनी शादियां करते हैं, और इनकी एस्थेसी होनी चाहिए। एक आम आदमी को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। लेकिन अब लोग इतना वो हो गए हैं, मतलब पॉलिटिकल उससे, कि खुद को कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा उनकी, जबकि मुसलमानों ने भी कोई इस पे इतना प्रोटेस्ट मेजर किया भी नहीं, क्योंकि पॉलीगेमी ऐसा नहीं है हर एक मुसलमान मर रहा है कि यार मुझे तो 4 शादियां करनी है, ठीक है। तो जो क्रिमिनल लॉज हैं वो तो एनीवेज पूरे देश के लिए, सबके लिए सेम है। ये क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिविल जो है, जैसे आपकी शादी हो गई, आपके तलाक से रिलेटेड लॉज हो गए, कुछ मतलब प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड है, और वो आपको थोड़ा ना इम्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इवन जैसे पॉलीगेमी का भी अब एक जो सर्वे आया था, तो उसमें मुसलमानों में 1.4% के आसपास है पॉलीगेमी, इवन ट्राइबल्स में उससे थोड़ा सा ज्यादा ही था, ठीक है, और हिंदूज में थोड़ा सा कम है। तो ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमानों को शादियां करनी है और आपने उनको रोके जैसे पता नहीं क्या कर दिया। इनफैक्ट जैसे अगर मैं हरियाणा की बात करूं, तो जैसे जाट कम्युनिटी में क्या होता है कि लड़का लड़की हैं, तो उनके सरनेम्स मैच नहीं करने चाहिए। उनकी जो लड़की की मदर है उसकी ग्रैंड मदर है, और 3 सरनेम्स इधर से, आपस में कोई भी मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये रूल है। हाँ, ये एक मतलब अनऑफिशियल एक मतलब हाँ नॉर्म है, ठीक है। जबकि आप तमिलनाडु वगैरह में जाओ, हिंदूज का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मुस्लिम्स का तो है ही कि वो अपने कजन्स में शादी कर लेते हैं सब जगह, बट तमिलनाडु में मैं हिंदूज में बता रहा हूँ कि वहां पे लड़की का अपने मामा से या कजन से शादी कर लेना, इट्स अ क्वाइट अ कॉमन प्रैक्टिस। मे बी हमें सुन के ऐसा लगा अरे यार ठीक है क्या है, बट वहां पे होता है ये, ठीक है। तो उनका कस्टम है। हाँ, कस्टम है। तो आप हिंदूज के भी देखो, वो इतने डाइवर्स कस्टम्स हैं। आप राजस्थान में जाओगे कुछ और है, तमिलनाडु में कुछ और है, हरियाणा में कुछ और है। जैसे राजस्थान में बिश्नोई कम्युनिटी है, उनके अलग मतलब होते हैं, कि जैसे कई कम्युनिटीज में क्या है कि इसने उसकी बहन से शादी कर ली, उसने इसकी बहन से कर ली, ठीक है। कुछ जगह पे ऐसे भी होते हैं। तो जब आप करोगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आपको अल्टीमेटली जो लोवेस्ट डिनोमिनेटर है उसी को लेना पड़ेगा। तो कुछ इससे मतलब तो ऐसा नहीं होने वाला कि कम्युनिटी नहीं इफेक्ट होगी, सारी सब होंगी। और ऑलरेडी कुछ जगह पे प्रोटेस्ट, मतलब बहुत सारे हिंदूज के जो सेक्शंस हैं उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट देखे गए, है ना। तो वही है कि अब लेकिन इस टाइप की आप एक कायदे की बात बताओगे वो इतनी नहीं चलेगी। आप कुछ ना कुछ थोड़ा मसाला डाल आप करते हो तो फिर वो चीज चलती है। बट आप वो अप्रोच लेते हो कि आप ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा तो काम ही है ना सच दें, अदरवाइज क्यों, मतलब तो अपने आप को आप बैक सीट पे रखो। क्यों आपको अपना इतना ओपिनियन या कुछ वो करना है? एग्जैक्टली। ओपिनियन आप ऐसी जगह पे दो ना जहाँ पे यार लॉजिक या नॉलेज नहीं है, और या आपके पास सच में कोई ओपिनियन है, या आपका सच में कुछ है जो चीज ऑलरेडी एक लॉजिकल कंक्लूजन से आ सकती है, अब वहां पे तो वही बात करो ना। तो लोग उतना एफर्ट मारते नहीं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं कहूंगी इंडिया की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, तो हर कोई कहेगा अरे सोशलिस्ट होनी चाहिए, कोई कैपिटलिस्ट होनी चाहिए। वो क्या, आपका जो दिमाग है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भाई इंडिया को क्या चाहिए। इंडिया को जो चाहिए आप वो फाइंड आउट करो। हर एक जगह है, जैसे सिंगापुर एक छोटा सा देश है, वहां की पॉपुलेशन कम है, एक शहर जितना पूरा देश है, वहां पे एक अलग मॉडल चलेगा। इंडिया एक बड़ा देश है, बहुत सारी पॉपुलेशन गांव में रहती है, यहाँ पे कुछ और मॉडल चलेगा। इंडिया में भी आप देखो, दिल्ली क्या है, ऑलरेडी एक पूरी की पूरी इकोनॉमी है, लोगों के पास इतना कुछ है, हर टाइप की कंपनीज हैं, जॉब्स है, सारा कुछ है। जैसलमेर में आप जाओ, वहां कुछ नहीं। तो किसी जगह पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन चाहिए, किसी जगह पे नहीं चाहिए। आप ये करो नहीं भाई मेरी तो फिलॉसफी ये है और मैं सब जगह पे यही चलाऊंगा, तो यू आर डूइंग डिससर्विस टू द कंटेंट, यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू द लॉजिकल डिबेट। और तो आप एक उसके लिए आपके अंदर होनी चाहिए ना क्यूरियोसिटी, एक क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, क्वेस्ट फॉर दैट लॉजिकल कंक्लूजन, कि यार मैंने एक सही आंसर निकाला। ये नहीं मैंने अपना आंसर बस जैसे होता है ना एग्जाम में कुछ बच्चे तो सारा याद करके जाते हैं, कुछ क्या चला वो अपने फट्टे मार दिए। और वो तो फिर भी आपका एग्जाम है, आपका क्वेश्चन पेपर है, आपकी आप जो मर्जी करो, बट यहाँ पे तो आप इम्पैक्ट कर रहे हो मिलियंस एट अ टाइम। बिल्कुल। और इसीलिए मतलब ऑल्दो वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट राइट नाउ, बट पॉडकास्ट के बारे में ना मैं बहुत ही वैसा रहता हूँ कि क्योंकि क्या है ना कि ओपिनियन, लोगों ने एक ऐसा शब्द पकड़ लिए कि ओपिनियन के गार में मैं कुछ भी कह दूंगा। ट्रू।
ठीक है ना। तो जबकि मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है ना, तो चाहे फिर वो फैक्चुअल है नहीं है, लॉजिकल है नहीं है, बट आपने जस्ट कह दिया, फिर इतने लोग उसको सुन भी लेते हैं, फिर वो चीज फैल भी रही है, तो सारे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के साथ यही तो है, दैट्स व्हाट वी बीन टॉकिंग अबाउट। तो इसलिए मैं तो खुद, मुझे कोई बुलाता है पॉडकास्ट के लिए, मुझे लगता है कि यार इम्प्रॉम्प्टू क्या मैं कुछ ऐसा दे सकता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ, कुछ ऐसा तो नहीं है कि इम्प्रॉम्प्टू में कुछ ऐसा ऐसा बोला जाएगा। तो आई प्रेफर कि मैं पूरा डिग इन करूँ, जो मैं बात कहूँ वो बहुत ही कायदे की हो, वो पूरा यू कैन स्टिक टू इट, वो 100% सच हो, तभी मुझे एक सेटिस्फेक्शन फील होती है कि हाँ यार ये मैंने किया और ये मैंने कमाल का काम किया। कई बार मैं देखता हूँ अपने ऐसे पुराने वीडियोस मैंने किसी के लिए लेके, आई सी एंड आई फील दैट सेटिस्फेक्शन कि यार वाह, लाइक या वी डिड समथिंग, हमने कुछ स्टिल ओन इट अप, या यू कैन स्टिल ओन इट, एंड आपको खुद को अच्छा लगता है। दूसरे क्या कहेंगे वो तो बाद की बात है, खुद आपको अपने अंदर कैसा लगेगा वो चीज काफी मेजर है। एब्सोल्युटली, आप टाइम लगा रहे हो, आई मीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव इज टाइम। वो बिल्कुल वापस नहीं आने वाला, कुछ भी करके पैसे कमा सकते हो आप, फिर सब चीजें आ सकती हैं ऑलमोस्ट वापस, बट टाइम तो वही है कि रेंट, रेटोरिक, अपना ओपिनियन दे देना, ये सब बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है बिल्कुल किसी चीज के अंदर घुस के एक फैक्चुअल और एक लॉजिकल एनालिसिस किसी चीज का निकालना, कि आप कहो कि यार यहाँ पे ये इकोनॉमिक मॉडल इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट की रिपोर्ट में है कि यहाँ पे इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इसलिए यहाँ पे ये एक मेजर प्रायोरिटी है, लोग यहाँ पे कितने स्किल्ड है, अनस्किल्ड हैं। अब एक ऐसी बात कहो एक डायलेक्टिक के साथ कि उसका कोई तोड़ ही ना हो, उसकी कोई काट ना हो, कि आपको कुछ इसमें से लग रहा है कि ये नहीं है तो आप मुझे बताओ, है ना, लोग भी फिर सुने ना, तो वही एक कंटेंट फिर लोग देखते हैं कि अरे यार क्या यार ये हमने कुछ देखा। बिल्कुल, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, लेकिन लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। इसलिए मैं कहूंगा कि इजी वे आउट ये आपके लिए भी फायदेमंद है। आपको अभी ये लग रहा है कि यार कुछ भी बनाओ, हमें क्या ऐसे से करे समाज, लेकिन अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट योर लाइफ। कोई मैं और ये कोई सुपरनेचुरल उसमें नहीं कह रहा कि कर्मा विल बाइट यू, ये वो, मैं एक बहुत ही लॉजिकल रैशनल तरीके से ही कह रहा हूँ कि व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू बिकम। आप झूठ फैलाते रहोगे, हेट फैलाते रहोगे, दिस विल डेफिनेटली इम्पैक्ट योर पर्सनल लाइफ। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये मैंने बस वीडियो बनाया, मैंने स्विच ऑफ किया, मैं अच्छा इंसान बन गया, वो ऐसा नहीं होगा। आप खराब करोगे तो मतलब गड़बड़ होगी आपकी लाइफ में भी। एब्सोल्युटली। अगर हम देखें कि जो अभी हमारे न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तो कुछ लोग बहुत खुश हैं कि अच्छा हुआ इन करके, और कुछ लोग बहुत दुखी हैं। ये तो ठीक है, ये तो एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, दैट्स ओके, राइट। बट आपकी रिसर्च में क्या आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लगता है कि हमें एज अ कॉमन मैन समझनी चाहिए, क्योंकि देश हमारा है, और वो क्या है वो चीज़ें, और वो अगर हम अभी समझ जाएं, एक ब्रीफ में समझ जाएं, तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि 5 साल के बाद अगर रिएक्ट करेंगे उस पर, इट माइट बी टू लेट। हाँ, तो जैसे ये एक एनवायरनमेंट की बात हुई, एक जैसे सेंसरशिप को लेकर कुछ ब्रॉडकास्टर्स वाला बिल आ रहा है, जिसमें उसकी डेफिनेशन इतनी वाइड है कि आप अगर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी कुछ डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे हो, इवन देन यू आर अ ब्रॉडकास्टर। और उसमें वो है कि वो आपका जो है कुछ भी ठीक नहीं लगा, आपका कैमरा उठा के लेके जा सकते हैं, इक्विपमेंट या कुछ भी लेके जा सकते हैं। पहले तो आप बनाने को इनकरेज करो, मीडियम्स दो, और फिर आप तानाशाही लगा दो उसके ऊपर कि तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, है ना। और अभी लोगों को लगता है कि यार मैं तो सरकार के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं रहा, तो मुझे क्या डरने की जरूरत है। लेकिन नहीं, आप कुछ ना कुछ ऐसा बोलोगे जो उनको पसंद नहीं आएगा, ठीक है ना। अब जैसे क्या है, अब कई लोग, लेट्स से कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, इसमें तो ये मैटर नहीं करता ना कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, हाँ, पर्सनल है ना, पर्सनल है। लेकिन कल को अगर ऐसा कल्चर डोमिनेंट होने लग जाता है ना, तो कौन सा कंटेंट किस कल्चर को प्रमोट करते हैं, ये भी चीज मैटर करती है। जैसे कुछ फिल्में हैं वो प्यार मोहब्बत को प्रमोट करेंगी, कुछ फिल्में एक नफरत और उसको प्रमोट करेंगी। तो किसी भी टाइप के कंटेंट पे एक रोक उड़ता पंजाब का एग्जांपल देख लीजिए, वो कोई ऐसा तो नहीं था कि कोई पॉलिटिकल या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में था, नहीं ना, नहीं। उसके बाद भी उसमें क्या कहा, 90 कट्स लगाओ, बाद में वो फिर कोर्ट से वो हुआ तो 2 कट्स लगे, है ना। तो ऐसी फिल्म को भी रोका जा रहा है, जबकि वो क्या था कि यार वो ड्रग्स क्यों ले रहा है पंजाब इतना, इट वाज अ कमेंट ऑन दैट। वो अच्छी ही सीख दे रही थी वो फिल्म कि ऐसे सिंगर्स हैं, ऐसे जो ड्रग्स फैला रहे हैं, उसके खिलाफ वो फिल्म थी। एक आई ओपनर था, आई ओपनर था, थॉट प्रोवोकिंग फिल्म थी।
लेकिन उस पे भी फिर मतलब कैचियां चल रही थी। तो कैची किस चीज पे चल जाएगी नहीं पता। तो आप ये मत सोचो कि भाई मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल अफेक्ट ईच एंड एवरीबॉडी। तो ये जैसे एक चीज हो गई, और भी कोई पर भी, जैसे आप बोल रहे थे कि न्यूज गायब हो गई है। हाँ बिल्कुल। तो जब गायब हो गई है तो हमें कैसे पता चले, हम कैसे उसको समझें? तो जो कुछ सोर्सेज बचे हैं, अच्छी बात है कि कुछ बचे होंगे, कुछ तो बचे, तो आप उनको फॉलो करो। यू हैव टू पे टू मेक न्यूज फ्री, ये न्यूज लॉन्ड्री का ये मतलब टैगलाइन है, हमेशा बोलते हैं, ठीक है। और मैं विकिपीडिया को भी डोनेट करता हूँ, द गार्डियन है उनकी मैं फॉरेन फंडिंग करता हूँ, ठीक है, बिकॉज काफी सारे उनके आर्टिकल्स में यूज करता हूँ रिसर्च के लिए। तो आई फील कि चलो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको करता हूँ, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस का तो मैंने सब्सक्रिप्शन ही ले रखा है, कई बार न्यूज लॉन्ड्री को भी मैं डोनेट करता हूँ। तो ऐसे जो कुछ बचे हुए हैं आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए, तभी तो आपकी वो उठाएंगे ना। इवन जो आपके अगर लोकल कोई यूट्यूबर्स हैं आपके एरिया के, वो आपको लोकल न्यूज दे रहे हैं ना, वो आप सोचो कितना जरूरी है। अब जो नेशनल लेवल का मीडिया है वो तो ये नहीं बताएगा ना कि यार आपके एरिया में कोई क्राइम हुआ, वो क्या बताएगा? जो एक सेंसेशनल क्राइम जिसमें सबको मजा आए वो बताएगा। या वो क्या बताएगा? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल। लेकिन आपके एमएलए ने क्या किया वो आपको कैसे पता चलेगा? वो तो आपका लोकल यूट्यूबर बताएगा ना कि यार ये काउंसलर ने ये नहीं किया, ये एमएलए ये नहीं किया। तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसा मॉडल आए कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक यूट्यूबर हो, और एडसेंस रेवेन्यू या ब्रांड डील्स के बजाय देयर मेन रेवेन्यू शुड बी कि वहां के लोग उनको पे कर रहे हैं। दे आर लाइक पेइंग देयर यूट्यूबर, यार ये हमारे लिए न्यूज ला रहे हैं, तो लेट्स लाइक सपोर्ट दिस गाय। डू यू थिंक अगर ऐसा 1% भी और बढ़ गया तो हमारी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव होगी कंट्री की? एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसे? लाइक अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत है, राइट? मुझे ऐसा लगता है अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए भी है क्योंकि लोग खाली नहीं है। इसने क्या कर दिया है कि पहले आदमी को ये लगता था यार मैं बेरोजगार हूँ तो मैं निठल्ला हूँ, मैं खाली बैठा हूँ। अब लोगों को खाली बैठने का एहसास ही नहीं हो रहा, है ना। स्पेशली अगर वो कुछ रील्स बनाने लग गया तब तो उसको बिल्कुल ही नहीं हो रहा, तब तो उसको लग रहा है अरे वाह मैं रील्स बना रहा हूँ ये वो। होता क्या है, एक रील आपकी जाएगी ऊपर, ठीक है, क्योंकि टाइम टू टाइम ऐसा होता है कोई एक बेवकूफ चीज या कुछ ना कुछ वायरल हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बार बार आएंगे। अगले दिन कोई नया मीम आएगा, कोई नई वायरल चीज आएगी, ठीक है। पहले जैसे ढिंचैक पूजा एक आ गई है ना, मजाक में लाइक वो चीज चली, कितना दिन चला। अब अगले दिन कुछ और आ गया, फिर कुछ और कुछ और आ गया। आप क्या सोच रहे हो? वायरल हो गया, अगले दिन फिर आपके पास कुछ नहीं है ना। तो ये हाँ मतलब जब हम छोटे थे हम बोर होते थे, हाँ राइट, प्रॉपरली बोर होते थे, राइट। और उस बोर्डम के बाद में कुछ बहुत मजेदार निकलता था, भले ही वो एक सिंपल सी एक वॉक होती थी या कुछ खा लिया या कुछ बात कर ली, तो क्योंकि वो एक बोर्डम का आउटपुट होता था। बोर्डम मतलब हमेशा क्रिएटिविटी को फॉस्टर करते हैं, ये लाइक एवरी मतलब ये काफी साइंटिफिकली वैलिडेटेड चीज है, मतलब बहुत सारी साइकोलॉजिकल स्टडीज में ये चीज आई है कि बोर्डम इज वेरी नेसेसरी फॉर योर क्रिएटिविटी, क्योंकि आपका जो माइंड है ना कुछ ना कुछ उसको स्टिमुलेशन हर जगह मिल रहे हैं। अब पहले टाइम में क्या था कि फिल्में थी, थोड़ा टीवी आ गया, आपने लिमिटेड सा देखा, ठीक है, रात के 8 बजे के आसपास ही कुछ सीरियल वगैरह आते थे, बस खत्म, वो था बस इतना। अब क्या है, आप काम कर रहे हो, साथ में आपने म्यूजिक चला रखा है, आप मेट्रो में बैठे हो तब आप देख रहे हो, ऑफिस में हो आप तब कुछ देख रहे हो, यू आर ऑलवेज एंड ऑलवेज यू आर सो ओवर स्टिमुलेटेड, आपका माइंड कभी खाली ही नहीं है। तो खाली है नहीं तो आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो, ट्रैफिक जस्ट टेकिंग। पार्क में जॉगिंग करने जा रहे हो, वहां पे भी आपने म्यूजिक लगा रखा है। तो कभी तो ये होना चाहिए ना कि माइंड खाली हो, माइंड को भी आप वो स्पेस दो ना कि एक प्रोसेस तो करे, एक वही ना कि कुछ चीजों को प्रोसेस कर सके, और वो जो इतना सारा सुना है देखा है उसको जाने तो दो सिस्टम में, फिर उससे कुछ थॉट्स तो आने दो, वो होता ही नहीं क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली जस्ट वन वे। बिल्कुल। सो आई थिंक कि अगर हम कुछ भी 1% 2% भी लोग अगर इस चीज को समझें तो जब वो खाली स्पेस क्रिएट होनी शुरू होगी तो मैजिक होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही एटलीस्ट। और कुछ नहीं है, आपके जो लव्ड वंस हैं आप उनको ज्यादा टाइम दोगे बजाय कि हमेशा किसी और चीज में। अब आपको हमेशा क्या रहता है, अरे यार वो कुछ नोटिफिकेशन आ गई, आपकी मेरी बात चल रही है, मेरा ध्यान तो डिस्टर्ब हो गया ना, तो क्या उस कॉन्वर्सेशन में उतनी डेप्थ और एक उतनी तन्मयता आएगी? वो कभी नहीं आई, एक डिस्ट्रैक्शन आ गई, है ना। आप बात कह ही जा रहे हो, हाँ 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 हाँ
मैं वो कर रहा हूँ। You're not तो fully there. कहने को आप यू आर नॉट फुली देयर, Yeah. कहने को आप वो कर रहे हो बट यू आर नॉट फुली देयर। Yeah. तो इसलिए एक सिंपल सा है कि आप फोन के सेटिंग्स में जाओ, जितनी भी नोटिफिकेशन है सब बंद कर दो, ठीक है और ना? जब देखना है तब देख जब लेना। देखना है एक बार देख लो, एक बार चेक कर लो, 2 बार चेक कर लो। ये जो एक है ना कि हाथ मचलने लग जाते हैं, अरे यार आधा घंटा हो गया चेक नहीं किया, Yeah. दिस इज अ डिजीज, दिस इज नथिंग लेस देन अ डिजीज। True. ये काफी प्रॉब्लमेटिक है। True. Lovely. So, जो हमारे ऑडियंस हैं जिन तक ये पॉडकास्ट पहुंचेगा, अगर वो आपके हिसाब से कोई एक भी चीज इस पूरी कॉन्वर्सेशन से लें तो आप क्या चाहेंगे, वो कौन सी हो? वो मैं चाहूंगा कि एक तो अपने दिमाग को डस्टबिन की तरह ट्रीट मत करो, बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ द कंटेंट यू कंज्यूम, इट डज अफेक्ट यू, चूज योर कंटेंट वाइजली। कोई जरूरत नहीं है कि सबने देख लिया तो मैंने नहीं देखा, आप कुछ ऐसा देखो ना कि आप दूसरों को फोमो दे सको। मतलब फोमो देने की जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग A way to look at it. आपको कुछ ऐसा होना चाहिए ना यार, वाओ लाइक आज मैंने कुछ कमाल का सुना, ठीक है? बॉब डायलन के गाने सुनो, एक पहला एक आदमी सिंगर जिसको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला, अदरवाइज हमेशा वो राइटर्स को मिलते हैं। हाँ. तो क्यों मिला, ऐसा क्या है उसके गानों में? आप सुनो ना, जॉन लेनन के गाने सुनो, ठीक है? इंडिया में है तो शैलेंद्र ने जो गाने लिखे, साहिर लुधियानवी ने जो लिखे, इतने सारे गाने हैं, आज के टाइम में भी अच्छे भी गाने हैं, तो उनको आप सुनो। वो सुन लो। मैं शायद पॉडकास्ट में ज्यादातर ऐसा लगा होगा कि मैं डिस्करेज कर रहा हूँ लोगों को, लेकिन मैं डिस्करेज केवल इसलिए कर रहा हूँ कि इफ यू आर कमिंग इनटू इट जस्ट फॉर द मनी एंड फेम, मतलब देन इट्स नॉट लॉन्ग टर्म, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। या और तो लेकिन हाँ, आपको अगर कुछ कहना है, आप एक कहानीकार हो या आप एक कुछ कविता लिखते हो, डांस करते हो, सिंगर हो, कुछ आपके पास है वैल्यू एडिशन करने के लिए, मतलब वैल्यू एडिशन इज द वॉच वर्ड। ये नहीं कि एक बंदे ने कुछ कहा इंस्टाग्राम पे अब जो चल रहे हैं, फिर वो उसी की आवाज में कुछ बोले जा रहे हैं, कोई अपनी माँ को रील्स दिखा रहा है कि माँ इसने ये लड़की ऐसे ऐसे कर रही है, बताओ रिएक्ट करो। क्या चल रहा है? कोई एक एजुकेशनल यूट्यूबर वो बना रहे हैं, 2 लोग उसकी वीडियो चला के रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, मतलब क्या यार भाई, तो मुझे वो वीडियो तो देख लेने दो, क्या सेंस बना? तुम्हारा रिएक्शन देखूं मैं? तुम्हारा रिएक्शन देखूं मैं? आपको रिएक्ट करने का कुछ ऐसा मतलब हो सकता है कि किसी का आपने वीडियो बनाया, ठीक है, आपकी उस टॉपिक पे कुछ नॉलेज है, ठीक है, आपने फिर वीडियो पॉज किया कि यार इन्होंने ऐसा ऐसा कहा, इस बारे में मुझे ऐसा लगता है, मे बी इसको शायद मैं रिएक्शन वीडियो कहूंगा, ठीक है, लेकिन अभी क्या ये सब क्या चल रहा है? ये था आपकी वीडियो का मेरा रिएक्शन। रोस्ट वीडियो, रिएक्शन वीडियो और व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स, लाइफस्टाइल व्लॉग्स, मतलब कुछ भी नॉनसेंस चल रहा है। तो वो चीज मत करो, इट इज अनबिकमिंग ऑफ होमो सेपियंस। सेपियन का मतलब होता है वाइज, सो बी वाइज, ट्राई टू बी वाइज, एटलीस्ट ट्राई टू बी वाइज, ट्राई टू डू समथिंग गुड। अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ कि मैंने ये देखा, उन्हें भी कहा अच्छा है यार हमारे बच्चे ने कुछ अच्छा किया, नाइस। सो थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बेसिक सिंपल चीजें हमने कवर करी, बट यही नहीं सुनने को मिलता है। बड़ी बातें और बड़े सपने और बड़ी बड़ी आंदोलन तो सुनने को मिल जाते हैं, बट आई एम वेरी ग्लैड कि आप जो इतना यूट्यूब के साथ काम करते हो, इंस्टाग्राम के साथ काम करते हो, क्रिएटर्स के साथ काम करते हो, अगर आप अपनी इंटेग्रिटी पकड़ के चल पा रहे हो तो इट्स पॉसिबल। या डेफिनेटली इट इज। And you also make your money. I make a lot of money actually. I don't want to say it. But ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ना, जैसे कई लोग कहते हैं कि यार तुम खुद का चैनल क्यों नहीं बना लेते? तो मैं यही कहता हूँ कि यार ये ऐसा ही है कि कोई एक कंपनी में काम करता है, CEO है, और उसको गौर है यार तुम पूरी कंपनी मैनेज कर रहे हो, तो अपनी कंपनी क्यों नहीं बना लेते? वो ये सबकी चॉइस है। जो आजकल एक हो रहा है ना, बी एन एंटरप्रेन्योर, अर्न करोड़्स, यार किसी बंदे को ये चीज है कि मैंने अपनी जॉब की, बाकी टाइम मुझे अपनी फैमिली को देना है, मुझे नहीं बनानी कंपनी, ठीक है ना? या इवन जैसे मैं एक रिसर्चर हूँ, लाइक वो मुझे पसंद है ना, वो चीज करना, मे बी कैमरा के आगे कुछ बोलना वो नहीं है,
अब लोगों को ये लगता है अरे यार ऐसे कैसे पसंद नहीं है, तुझे क्या फेमस होना पसंद नहीं है, ऐसे कैसे पसंद नहीं है। हाँ, लोग बिल्कुल ऐसे पूछते हैं, ऐसे कैसे पसंद नहीं है, ये क्या मतलब है, फेमस होना किसे पसंद नहीं होता। और तुम्हारे कंटेंट की वजह से और लोग फेमस होते तो तुम हाँ, खुद क्यों नहीं होते? हाँ, तुम खुद क्यों नहीं होते, तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या? हाँ, तुम्हारी रिसर्च से तो दूसरे फेमस हो रहे। लेकिन नहीं लगता भाई, लेकिन वही है कि आप इसी में सेटिस्फाइड हो। कंटेंट के अलावा कंटेंट होना भी जरूरी है। एंड आई नो इट्स अ रेपुटेशन, बट फॉर द ऑडियंस मैं ये जरूर रिपीट करना चाहूंगी कि इनको कंटेंटमेंट है, बड़ी पैसे भी कमा रहे हैं और ये खुश भी है। आई होप कि जो ऑडियंस जिन्होंने देखा होगा तो उनको कुछ ना कुछ no, I hope so इसमें too, यूजफुल मिला होगा। and I think it is, and अब बाकी आप लोग बताओगे, पर मैं जब सुन रही थी तो इवन दो आई एम अ पार्ट ऑफ द होल सिस्टम, बट मैंने इतनी सारी नई चीजें सीखी हैं। एंड ऑल्सो द पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे ऑनेस्टली, वेरी ऑनेस्टली, इट्स अ रीअश्योरेंस। पता तो सबको सब कुछ होता है, बट कौन सा वाला रास्ता चूज करना है ना, उसके लिए कभी कभी एक रोल मॉडल चाहिए होता है, कभी एक इंस्पिरेशन चाहिए होता है। सो आई थिंक you are that. Thank you. So I hope you all love it, and do let us know whatever are your thoughts and comments about it. We'll be very happy. Vijita will be very happy. अगर कुछ questions हैं तो please पूछेगा, and I'm sure बिल्कुल हिचकेंगे नहीं, वो आपका specific कुछ आपके लिए है। So keep enjoying, keep flirting with the fish. See you around. कैसा लगा? मुझे तो विजिता के साथ में बात करके जो पहले से पता था वो चीज़ें एकदम पक्की हो गई, और बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता था कि कौन करता होगा, इतना सारा देख ही लो उसी में आसान हो जाता है, वो भी समझ में आया कि भाई करो तो अपना ही फ़ायदा और करने के तरीके हैं, राइट। तो आप ये तो ज़रूर समझ गए होंगे कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि किस तरह का कंटेंट इंटरनेट पे आए। अगर आप नहीं देखोगे ऐसे कंटेंट को जो कि आपके फैक्ट चेक में 0 स्कोर करता है, तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में बनना बंद हो जाएगा। आप मतलब खाली आप नहीं, बट आप और मैं और हमारे जैसे बहुत सारे लोग, हम उस चीज़ को ना बिलीव करके ना बढ़ावा दें, ये भी बहुत बड़ा काम है। और दूसरा, अगर आप नेसेसरीली नेगेटिव कंटेंट नहीं भी देखते हो, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अपने दिमाग के लिए, अपनी सोल के लिए उस चीज़ को कम से कम वेरीफाई करिए। वेरीफाई करने के तरीके हैं, और फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए। सो दैट इज़, अगर आप और आप मेरे जैसे एक ऑडियंस हैं, और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को प्रेजेंट करते हो, तब तो भाई प्लीज़ ये एक पॉडकास्ट आप ही के लिए था। एक लाइन याद रखना जो कि विजेता ने आई थिंक बहुत ही प्यार से बोली, कि अगर सही चीज़ भी बनाते हैं तो भी पैसे आराम से बन जाते हैं। अल्टीमेटली तो वही ऑब्जेक्टिव है ना, लेट्स फेस इट, राइट। सो पैसे आराम से बन जाएंगे, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक नेगेटिव वाला रूट ही लिया जाए, या फास्ट भले ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव का ना हो, लेकिन जल्दी बनाने के चक्कर में कौन इतना एफर्ट करे, कौन इतना टाइम लगाए, शायद उस टाइम पे चुक जाते होगे थोड़ा सा। सो लेट्स नॉट डू इट, बिकॉज आई नो कोई गेट कीपर्स नहीं है, कोई मेजर रूल्स नहीं है, लेकिन अगेन अनदर पॉइंट, जैसे दया ने बोला कि अगर हम किसी भी तरह से एक नेगेटिव कॉन्वर्सेशन में एंगेज हो रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट अपनी खुद की लाइफ पे भी है। वो सिर्फ वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके ख़त्म नहीं हो जाता है, लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस ही वैसा हो जाता है। तो क्यों चाहिए एक परेशान वाली लाइफ ना, जब एक अच्छे का ऑप्शन है। सो आई इन्वाइट यू कि प्लीज़ लिसन टू दिस कॉन्वर्सेशन अगेन, एंड हर उस इंसान के साथ में शेयर करिए जिसको आपको लगता है कि ये सुनना चाहिए। और जब हम फैक्ट चेक की बात पे ही हैं, तो एक बात बताइए, क्या आपको एक कुछ भी आइडिया है कि काजल लगाने से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है? मेरे लिए तो शॉकिंग था। और फिर वो ब्लू लाइट लेंसेज, उनके बारे में कुछ आपने कभी सुना है? वो भी हमारे जो पिछले पॉडकास्ट के गेस्ट थे डॉक्टर संजय धवन, जो कि एक लीडिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है हमारे कंट्री के, उन्होंने जब ये सारी चीज़ों को हमारे सामने ओपन करके रखा तो हैरानी हो गई, बिल्कुल हैरानी हो गई कि क्या बात कर रहे हो, इतनी ये बेसिक्स हैं लाइफ की जो कि हमारे जैसे वेल रिसर्च लोगों को भी सीरियसली नहीं पता था, बहुत ही कन्फ्यूजन था। तो उन्होंने वो सारी फैक्ट्स को खोल के रखा है। डेफिनेटली यू मस्ट लिसन टू डॉक्टर संजय धवन, हु इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर इन आवर कंट्री इन ऑप्थेल्मोलॉजी, जितना मुझे पता है। और लोगों के साथ शेयर करिए, हर एक टॉपिक में हर एक गेस्ट के साथ हम एक नया टॉपिक कवर करते हैं।
जो भी आपको लगता है कि किसी के फायदे का हो सकता है, प्लीज डू शेयर। थैंक यू।